है ना? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हाँ। डैंड्रफ कैसे ओवरकम कर सकते सी डैंड्रफ जो होता है ना, काफ़ी बार फंगल इन्फेक्शन होती है हैं? स्कैल्प पे। तो डैंड्रफ के लिए सबसे बेस्ट है अपनी स्कैल्प हेल्थ अच्छी रखो, ऑयलिंग नहीं करनी है, जिस टाइम पे आपको डैंड्रफ है उस टाइम पे। आज के टाइम पे वुमेन्स में ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि उनके ना फेशियल हेयर्स आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हार्मोनल प्रॉब्लम्स। वुमेन्स की बात करें या गर्ल्स की बात करें, वो बहुत ज़्यादा मेकअप करती है आज के टाइम पे, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम उनको बिना मेकअप के देख लें तब कुछ अलग दिखती है। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। तो बहुत सारे लोगों का ये मिथ भी है कि अगर हम कहीं तीर्थ स्थानों पे जाएँ तो वहाँ पे जाके हमारी स्किन की जो भी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। तो आपको क्या लगता है मैम? अगर आप देखोगे कि बहुत सारे तीर्थ स्थान जहाँ पे ये होता था कि स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक हुँ। होती थी, वहाँ पे नेचुरल वाटर आता था। तो उनमें कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो हील करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हम शुगर का इंटेक कर रहे हैं, उसका सच में इतना इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी हाँ, के ऊपर? बिल्कुल, क्योंकि जो शुगर होती है ना, वो आपकी बॉडी में एक रिएक्शन करती है जिसको हम ग्लाइकेशन बोलते हैं। ग्लाइकेशन रिएक्शन होती है जिसकी वज़ह से आपका डीएनए नेचर्ड हो जाता है। तो वो आपकी एजिंग को फास्टर कर सकता है। तो उन रिएक्शंस को कम करने के लिए शुगर को आपको छोड़ना पड़ता है। किस तरह के फ्रूट्स हमें लेने चाहिए जिससे हमारी स्किन का ग्लो और बढ़ेगा? विटामिन सी रिच प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे होते हैं। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। आज का जो पॉडकास्ट वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हर एक इंसान को अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। मैं स्किन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा पॉडकास्ट है आज का वो स्किन के ऊपर है। सो जो आज हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर पलकी शर्मा। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करा, बट उससे पहले आप लोगों को मैं ये चीज़ याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक रॉ हिट टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाके इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिलाता है। इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस करा स्किन के रिलेटेड जो भी हमें इश्यूज़ आ रहे हैं और उनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट हमें यूज़ करने चाहिए, इसके साथ-साथ हम हेल्दी स्किन किस तरीके से बना सकते हैं और क्या-क्या मिथ हैं आजकल के टाइम पे लोगों को स्किन के रिलेटेड। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस पूरे के पूरे एपिसोड में जानने को मिलेंगी। तो डॉक्टर पलकी शर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। कैसे हो मैम आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ओके मैम, पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से। सो आप बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से क्लियर करा, देन उसके बाद आप डॉक्टर पलकी कैसे बने? मेरा नाम डॉक्टर पलकी शर्मा है जी। और मेरी स्कूलिंग जम्मू से ही हुई है। हुँ, तो केसी पब्लिक एक स्कूल था, वहाँ से मैंने अपनी मोस्टली वहीं से एजुकेशन की थी। हुँ, सेकंड जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने केसी में मेरे पेरेंट्स ने एडमिशन कराई थी। ओके। उसके बाद से 12th तक मैं वहीं थी। वहाँ पे मैंने अपना मेडिकल जो था वो 11th-12th में मेडिकल चूज़ किया था। हुँ, बिकॉज़ मुझे बचपन से ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे फादर जो थे वो थोड़ा मेडिकल फील्ड से हुँ, रिलेटेड थे। तो पता नहीं मुझे ऐसे कुछ मैं बताऊँ तो कोई ऐसा टाइम याद नहीं होगा कि कब से डॉक्टर बनना है। लेकिन मैं जब भी कोई मुझे जब जैसे होता है ना छोटे बच्चों को आप पूछते हैं कि हुँ, अच्छा बड़े होके क्या बनना है? तो अच्छा। डॉक्टर ही था मेरे। तो दिमाग में एक चीज़ सेट थी कि डॉक्टर बनना है। फिर उसी के हिसाब से वही मेडिकल चूज़ किया। फिर बाद में अपना जो मैंने एमबीबीएस है वो यहीं से जम्मू से ही किया था आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज़ जिसको हुँ, मेस्कॉम्स बोलते हैं। मैंने वहाँ पे अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया था। एमबीबीएस करने के बाद मैंने 4 साल जॉब की है गवर्नमेंट एनएचएम में। वहाँ पे मैं मेडिकल ऑफिसर थी जानीपुर में, एक अर्बन हेल्थ सेंटर है और साथ ही साथ मैं अपने मास्टर्स की भी प्रिपरेशन करी थी, जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ओके। करते हैं। वहाँ का जब सफ़र ख़त्म हुआ तो उसके बाद में मैंने अपनी मास्टर्स करी इन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी हुँ, फ्रॉम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ वेल्स कार्डिफ लंदन में। ओके। तो मैंने वहाँ पर अपना मास्टर्स किया, उसके बाद मैंने वहीं प्रैक्टिस की थी एस्थेटिक में क्योंकि मुझे एमबीबीएस के बाद एस्थेटिक या डर्मा लाइन में ही जाना था। ओके। तो एक ये भी तरीका था डर्मेटोलॉजी या एस्थेटिक हुँ, बेसिकली, तो उसमें एंटर करने का। तो पहले मैंने क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी में अपनी मास्टर्स करी और फिर उसके बाद मैंने कुछ एस्थेटिक के कोर्सेज़ किए, वहीं पर जिसको हम फेलोशिप बोलते हैं। ओके। तो मैंने वो लंदन से और लंदन के पास में पेरिस और जर्मनी था, तो वहीं से थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करके ये कोर्सेज़ पूरे कंप्लीट किए। उसके बाद एक डॉक्टर थे जो मेरे मेंटर भी हैं, वो कश्मीर से हैं लेकिन हुँ, वो पिछले 25 सालों से लंदन में ही सेटल थे। तो ओके। उनके अपने क्लिनिक्स थे एस्थेटिक के, तो मैंने हुँ, उनके साथ थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस के लिए काम किया और उसके बाद मैं वापस इंडिया आ गई। ओके, नाइस। लेकिन इसके बाद इसके बीच में मैं कुछ और चीज़ें पूछना चाहूँगा। ज़रूर, ज़रूर। जैसे कि आपने बोला कि आप ना बाहर पढ़ने के लिए गए, तो आप थोड़ा-सा ना
एक्सपीरियंस शेयर करो कि जब आप वहाँ पे गए और जब आप जम्मू में थे, आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या नज़र आया एजुकेशन पर्पज़ से? सी हमारे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि हुँ, आफ्टर एमबीबीएस बाहर चले जाते हैं। हुँ, इसके 2-3 रीज़न्स होते हैं। एक तो एक्सपोज़र, एक रिसर्च और तीसरा आई थिंक बहुत सारे डॉक्टर्स जब एमबीबीएस करते हैं उसके बाद ना पोस्ट ग्रेजुएशन करना, नीट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हुँ, ये काफ़ी टायरिंग और एग्ज़ॉस्टिंग होते हैं। जो हुँ, एमबीबीएस का स्टूडेंट होगा ना वो पहले ही 5 साल में बहुत थक गया होता है। हुँ, उसके बाद में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जो होती हैं वो कंपैरेटिवली फॉर एन एमबीबीएस डॉक्टर बड़ी कम होती हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है या गवर्नमेंट आपको पता है कि गवर्नमेंट जो पोस्ट होती है वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम होती हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम अभी इंडिया से बाहर चले जाते हैं, जैसे हुँ, यूके चले जाते हैं या कनाडा चले जाते हैं या यूएस चले जाते हैं। हुँ, तो हमारे कॉलेज में भी ना उस टाइम पे ये बहुत ट्रेंड था, जो हमारे ओके, सीनियर्स थे वो यूएसएमएलई करके यूएस में बैठे होते थे। वहीं पे मतलब काफ़ी अर्निंग भी अच्छी होती है, लेकिन हुँ, जो पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे ना, उनको भी बहुत शौक होता था कि चलो रिसर्च के लिए भी आगे बढ़ते हैं। तो एक वो एक्सपोज़र के लिए मतलब वो चीज़ हमें भी कॉलेज में ही पता चली। कि हुँ, अच्छा आप एज़ अ डॉक्टर आप बाहर भी काम कर सकते हैं क्योंकि बाहर डॉक्टर एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जो हर जगह एक्सेप्टेड है। हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, हुँ, वो बहुत अच्छी वेल रिनाउंड हैं, तो वहाँ का जो ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये हर जगह एक्सेप्टेड होते हैं। हुँ, आपको वहाँ जाके उनका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है बस। तो ओके, उसके बाद आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी मास्टर्स भी वहीं से कर सकते हैं। तो जो डिफ़रेंस मैंने देखा था वो ये था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे हुँ। अब मे बी मैंने तो अपना एमबीबीएस आज से 15 साल पहले किया ये था। कौन-सी ईयर की बात सुना रहे हो जब आप अब्रॉड जब गए मैं थे? अब्रॉड गई थी ये था 2018 2018 18 की अच्छा, बात है, ठीक है? और मैंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया था मतलब कंप्लीट फुल इंटर्नशिप के साथ 2014 में। 14 तो ये 4 साल क्या करते रहे फिर 4 आप? साल मैंने अपना गवर्नमेंट प्रैक्टिस करी है ना, ओके, मैं मेडिकल ऑफिसर थी एनएचएम के अंडर। ओके। हाँ, तो वो हमने जानीपुर में वहाँ पर जो था वहाँ पे हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर वगैरह देखते थे, हुँ, ठीक है? तो अब जो आपका क्वेश्चन था कि डिफरेंस क्या आया था एजुकेशन में, वो ये था कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग इंडिया में बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ये मैंने नोटिस किया है कि हुँ, हम लोग बहुत पढ़ते हैं, हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, हमें सिलेबस का कुछ नहीं होता कि आधा होना चाहिए या पूरा होना चाहिए। तो इंडियन स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं। हुँ, तो उस लेकिन एक चीज़ जो लैक करती थी वो था रिसर्च और एक्सपोज़र। शायद उस टाइम पे इंटरनेट भी इतना अच्छा नहीं था, वैसे हुँ, सॉफ्टवेयर्स भी नहीं थे और बिल्कुल। अब जो बच्चे पढ़ रहे होंगे आई एम श्योर वो हमारे से ज़्यादा एडवांस्ड होंगे। तो हुँ, मैं इसके ऊपर मैं सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ क्योंकि हुँ, जब मैंने अपना मास्टर्स किया, तो वहाँ पे उन्होंने हमें रिसर्च आर्टिकल्स कैसे देखने होते हैं, आपने खुद रिसर्च आर्टिकल्स कैसे बनाने होते हुँ, हैं, उसके बारे में बताया जो हमें कभी ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ एमबीबीएस नहीं पता चलता था। जबकि ओके, ये स्टडीज़ जो होती हैं, ये उन बच्चों को उनके ग्रेजुएशन कोर्सेज़ में ही बताई जाती थी। तो ओके, बस एक ये डिफ़रेंस मुझे लगा, अदरवाइज़ मुझे लगा कि हम लोग काफ़ी अच्छा ही कर रहे हैं। ओके। अच्छा जब आप लंदन में थे, उस टाइम पे आपको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस हुई कि एकदम इंडिया से वहाँ पे गए, तो आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब घर का बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर रहे होंगे ना? तो क्या-क्या था उस टाइम पे आपको? जब हम शिफ्ट हुए थे तो ओके, हमारे यूनिवर्सिटी जो थी हुँ, वो बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर ही थी। हुँ, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और वेल्स के अंदर ही था हमारा जो डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट था। तो वहाँ पे पहला 1 हफ्ता उन्होंने हमें सिर्फ़ बिकॉज़ हमें पेशेंट्स के साथ डील करना था। हुँ, तो पहला 1 हफ्ता सिर्फ़ इंडक्शन होती है जिसमें वो ये बताते हैं कि वहाँ का लोकल कल्चर क्या है, लोकल बात कैसे करनी है, हुँ, आपको पेशेंट से कैसे बात करनी है। जैसे हम लोग यहाँ पर होते हैं ना कि आप ओपनली बात करते हो, लैंग्वेज बैरियर भी होता है। चलो एग्ज़ैक्टली। इंग्लिश तो चलो आती ही है हुँ, हमें, हमारी सेकंड लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो हम हुँ, लोग अच्छे से इंग्लिश में बात करते हैं। हुँ, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ से थे। हुँ, जैसे थाईलैंड के बहुत लोग थे, कैरेबियन के बहुत लोग थे, ईस्टर्न यूरोपियन भी बहुत सारे थे, तो हुँ, उनको थोड़ा-सा लैंग्वेज बैरियर आता है और एक्सेंट की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक ब्रिटिश एक्सेंट होता है, आपको समझ भी नहीं आती है। तो पहले 1 डेढ़ हफ्ता हमारा सिर्फ़ इंडक्शन चला था, जिसमें हमें यही बताया था कि कौन-सी चीज़ें पूछना ज़रूरी है और कौन-सी चीज़ों से आपको रिफ्रेन करना है कि जो हुँ, कि कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। आप हुँ, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन्स नहीं पूछ सकते हो। तो ये चीज़ें वहाँ पे हमें प्रिपेयर की गई थी, तो मुझे प्रोफ़ेशनली काफ़ी मैं आराम से सेटल हो गई। हुँ, जो आप बाकी बातें कर रहे हो वो आई थिंक जो भी कोई बाहर जाता है पहले कुछ दिन तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि आप बाहर हैं, आप एक नई कंट्री देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा सेटल इन होता है क्योंकि हमें यहाँ पे हेल्प बहुत होती है। कोई भी काम होता है घरवाले कर देते हैं, मम्मी कर देती है, वहाँ तो सब कुछ खुद करना होता है पढ़ाई के साथ-साथ। तो बस एक वो आई वुड से कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। ओके, सो डू यू थिंक कि जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेडिकल का है, उसमें हम बहुत जगहों पे लैक करते हैं। आपको क्या लगता है कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं?
क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ट्रीटमेंट के लिए जम्मू को इतना फर्स्ट प्रेफ़रेंस नहीं रहती है, जिनके पास थोड़ा अच्छा अमाउंट पैसा होता है, वो बाहर की सिटीज़ में या आउट ऑफ कंट्री जाना प्रेफ़र करते हैं फॉर बेटर ट्रीटमेंट। सी प्रॉब्लम क्या होती है, आई थिंक ये हर जगह है। जो हुँ, दिल्ली का होगा ना वो बॉम्बे प्रेफर करेगा, जो बॉम्बे का है वो कलकत्ता जाएगा, हैदराबाद जाएगा। मेडिकल केयर का यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा बेटर चल ही रहा होता है। हुँ, जहाँ मोस्टली रिसर्च सेंटर्स होते हैं, जैसे हमारा पीजीआई चंडीगढ़ है हुँ, या एम्स दिल्ली है, तो वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स है, वहाँ वो हमारा हमेशा हमारा प्राइमरी या टर्शरी जो हेल्थ केयर होती है उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे रहते ही हैं। हुँ, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स लाई हुई हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी हो गई है। अब लोग यहाँ ट्रीटमेंट कराना प्रेफ़र करते हैं। अब आप देखो कितने सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी आ रहा है, हमारा एम्स जो जम्मू है वो भी है। हुँ, तो पहले भी हमारा हेल्थ केयर अच्छा था, बस एक जो प्रॉब्लम आती थी वो ये थी कि जो बहुत ही फार फ्लंग एरियाज़ हैं, हुँ, वहाँ पे थोड़ा हेल्थ केयर पहुँचाने में मुश्किल होती थी, हुँ, क्योंकि लिवेबल कंडीशंस नहीं है ना, हम डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि क्या है, जो डॉक्टर है उसकी अपनी भी फैमिली है, अपने भी बच्चे हैं। हुँ, वो उठ के एक फार फ्लंग एरिया में, जहाँ पर बिल्कुल आपको ट्रैवलिंग के लिए रोड भी नहीं बना है ना? हुँ, तो वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से जो ये सुपर स्पेशियलिटी या स्पेशियलिटीज़ जो हम बोलते हैं हुँ, कि आपका जैसे एक सर्जन के बाद पीडियाट्रिक सर्जन है हुँ, या कार्डियोवैस्कुलर सर्जन है, तो वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। तो हुँ, उसके लिए हमें एक टर्शरी हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ती थी। ओके। लेकिन अब काफ़ी अच्छे सेंटर्स बन गए हुए हैं, जहाँ से रेफरल भी बहुत अच्छा है, ट्रैवल टाइम भी बहुत कम हो गया है। अब आप देखो हमारे हाईवेज़ के काम ऐसे लगे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ केयर ईज़िली एक्सेसिबल हो गया है। ओके। दूसरी बात आती है कि केयर किस तरीके की आ रही है, तो अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे खुल खुल गए हैं। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत सारी ऐसी मशीनरी आ गई है, हुँ, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यहीं पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं और बाहर नहीं जाना चाहते। जैसे हुँ, कि मेरा मैं अपना ही आपको बताऊँगी, तो हुँ, अब इतनी जगह प्रैक्टिस करके मैंने दिल्ली में एक प्लास्टिक सर्जन है, वो हुँ, जम्मू की ही हैं, बहुत फेमस प्लास्टिक सर्जन है, मैंने उनके साथ काम किया था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बॉम्बे में भी काम किया था, क्योंकि मेरा लाइन ऑफ वर्क ही ऐसा था, एस्थेटिक था, तो एस्थेटिक जम्मू में मुझे सिखाने के लिए कोई नहीं था हुँ, अनफॉर्च्युनेटली। तो इसके लिए बाहर जाना पड़ रहा था कि आप बाहर जाके ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आप सीख के आएँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं भी जम्मू ही वापस आना चाहती थी, कि यहीं पे हुँ, काम करें। तो ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और मेरे से पहले भी हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। तो हम वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके। चलो होपफुली अब लोगों को इस चीज़ से समझ आ जाएगी और वो कहीं न कहीं अपने होम टाउन को भी प्रेफ़र करेंगे उसको आगे बेटरमेंट के लिए। ओके, सो स्किन के रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले हम स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्ने सबसे ज़्यादा कॉमन डिज़ीज़ पाया जाता है हर एक इंसान में। क्या लगता है आपको इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सी एक्ने जो होता है, टीनेज एक्ने, जो हुँ, कि आपको ग्रोइंग ईयर्स में होता है, हुँ, इसको बहुत नॉर्मलाइज़ करके कराया हुआ है। हुँ, आपके घर पे कितने सारे जैसे बच्चे वगैरह होते हैं, तो सब कहते हैं अच्छा वो निकल रहा है, अभी एक्ने निकल रहा है, हाँ, हाँ, अभी तो मतलब ये ग्रोइंग ईयर्स में एक्ने होगा, हुँ, तो ये नॉर्मल बात है। हुँ, लेकिन ये चीज़ वो भूल जाते हैं कि उसकी वज़ह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। जो बच्चे 11, 12, 13 साल की उम्र के होते हैं, उस टाइम पे उनकी बॉडी भी डेवलप कर रही होती है, माइंड डेवलप कर रहा होता है। सोशल प्रेशर कितना होता है, आजकल तो इंटरनेट की वज़ह से इतना सोशल प्रेशर है, स्कूल हुँ, की वज़ह से होता है, फ्रेंड्स की वज़ह से होता है, किसी हुँ, ने कोई एक कमेंट कर दिया आपके लुक्स के ऊपर, हुँ, तो आप कितना आपको वो मेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। तो एक्ने को मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो एक स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, वो हुँ, साइकोलॉजिकल इश्यू भी होता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है, हुँ, स्पेशली लड़कियों में, हुँ, कि कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो कोई अपनी फ़ोटो नहीं क्लिक करेगा, कहीं फ़ोटो नहीं डालेगा। इस तरीके की चीज़ें मैंने देखी हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो मतलब आपका जब हम लोग उनकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो वो रोना शुरू कर देती हैं कि ये मैं इतनी परेशान हूँ इस चीज़ से कि मैं ऐसी दिखती हूँ। हुँ, तो ये आपको साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट करता है। तो हमें कोई भी चीज़ को छोटा नहीं लेना चाहिए। ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं और उनकी ईज़ी एक्सेसिबिलिटी है। बस ये है कि पेरेंट्स को उस टाइम पे थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो माँ-बाप हैं उनको लगता है अच्छा ये तो बच्चा है, इसको इतनी दवाई खिला के क्या करना है ना, दवाई लगा के क्या करना है। बट आपको एक चीज़ ये समझनी है कि बॉडी चेंज हो रही है, आपका जो बच्चा है उसकी अब एडल्ट स्किन में वो ग्रो कर रहा है, हुँ, तो उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। रीज़न मोस्टली एक यही है हार्मोनल, और दूसरा आई थिंक डाइट बहुत है। तो जो आजकल के बच्चे हैं काफ़ी जंक डाइट वग़ैरह लेते हैं, हुँ, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा होता है ना? और प्रोसेस्ड फूड बहुत है, पैकेट फूड बहुत है, कोल्ड ड्रिंक्स बड़ी ज़्यादा चलती हैं, तो हुँ, उसकी वज़ह से ना आपकी बॉडी में शुगर कंटेंट जो होता है वो हाई हो जाता है, जिसकी वज़ह से भी एक्ने होता है। ओके। सो व्हाट इज़ द 5 मेजर प्रॉब्लम्स जो स्किन्स की होती हैं आज के टाइम पे जो आपको ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं?
तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि कौन-कौन सी हाँ, हाँ, मेजर 5 श्योर, श्योर। प्रॉब्लम्स है? आई थिंक हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं, एक तो श्योर, क्लिनिकल आ जाता है और एक जो हमारी स्पेशलिटी है ओके। एस्थेटिक। तो क्लिनिकल में आ जाता है एक्ने सबसे हुँ, कॉमन होता है। एक्ने, दूसरा डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है डैंड्रफ या और तीसरा आता है कि जैसे कि बॉडी पे ड्राइनेस जिसको हम एटोपिक ड्राइनेस, डर्मेटाइटिस बोलते हैं, ये ओके। बहुत कॉमन है आजकल छोटे बच्चे से लेके जो बुजुर्ग हैं उनमें भी है। हुँ, तो ये भी काफ़ी कॉमन है। फिर पिगमेंटेशन मिलाज़्मा जो कि मेन और ओके, वुमेन दोनों को बराबर है। तो ओके। फीमेल्स में मोस्टली आपके जैसे हार्मोन्स या प्रेगनेंसी के टाइम पे हुँ, आपको वो छाइयाँ वगैरह हुँ, पड़ जाती हैं, तो वो भी बहुत कॉमन है और फिफ्थ मैं बोलूँगी फंगल इन्फेक्शंस जो फंगल होती हैं इन्फेक्शन, वो बड़ी कॉमन है ओके। जो हम देखते हैं। अब इन सब से बचना कैसे एक-एक करके इनको एक्सप्लेन करो? एक्ने के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको ग्रोइंग ईयर्स में या हुँ, प्यूबर्टल एक्ने जो हो रहा है टीनेज एक्ने हुँ, जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए आइडियली अपना डाइट हुँ, कंट्रोल करो लाइक जंक फूड वगैरह कम करो। मिल्क थोड़ा हम बोलते हैं कि उस टाइम के लिए रिफ्रेन करना चाहिए जब आपको बहुत एक्ने होता है, उस टाइम पे अगर आप दूध या शुगर जो है डाइट में वो कम कर देंगे, आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। अच्छा सॉरी मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अवॉइड करो। क्या रीज़न क्या है इसका? सबसे पहले तो आप सोर्स देखो डेयरी का कि कहाँ से आ रहा है, ओके। ठीक है? अब इतनी सारी गायें जो हैं, वो नेचुरली तो नहीं वो मिल्क प्रोडक्शन हुँ, कर रही हैं ना, उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं, उनको चारा दिया जाता है, उनको इस तरीके का खाना दिया जाता है, जिसमें जिसकी वजह यूरिया से वगैरह होता है ना? करेक्ट, तो जिसकी वजह से जो वो प्रोडक्ट होता है, मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, तो हुँ, वो एडल्टरेटेड है फर्स्टली। ओके। दूसरा कि बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आजकल यंग लड़कियाँ हैं, उनको पीरियड्स के इश्यू आ रहे हैं, हुँ, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है, हुँ, ठीक है? वो भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो उसमें सबसे पहले हम बोलते हैं कि आप मिल्क छोड़ो क्योंकि मिल्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जन, ठीक हुँ, है? उसकी वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन स्पाइक अप होता है, ठीक है? हुँ, जिसकी वजह से आपका जो एक्ने होता है ना वो बढ़ जाता है। क्योंकि हुँ, बहुत सारे हार्मोन्स एक-दूसरे से रिलेटेड होते हैं, हुँ, एक दूसरे को ट्रिगर करता है, उसकी वजह से एक्ने का इश्यू होता है। तो मिल्क की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो ओके। इसीलिए हम बोलते हैं कि मिल्क आप अवॉइड करो, कि अब जो है वो मिल्क उतना अच्छा नहीं है, तो बेटर इज़ टू अवॉइड कि और वैसे भी आपको 2 साल से ऊपर के बच्चे को दूध की फ्रैंकली ज़रूरत भी नहीं होती। कैल्शियम अगर आपको चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो उसके बड़े अच्छे और सोर्सेज़ हैं फूड में, तो आप ओके। वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो हुँ। ये बोलते थे कि दूध, घी अच्छे से खाओ, दही अच्छे से खाओ, उससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। बिल्कुल, आई थिंक वो बहुत सही बोलते थे, लेकिन उनका टाइम वैसा था। हुँ, वहाँ पे अगर आप देखो जब दूध, घी जो हमारे बुज़ुर्ग बोलते थे, हर एक के घर में एक गाय होती थी, हुँ, है ना? अपनी गाय, वो कहीं बाहर से तबेले से नहीं ला रहे होते हुँ, थे दूध। तो सबके घर पे जैसे आज हमारे आपके पेट्स होते हैं, जो हम हुँ, बोलते हैं वो डॉग्स वगैरह या किसी ने कैट्स रखी होती हैं, हुँ, तो वैसी एक बॉन्डिंग होती थी घर में अपनी गाय के साथ भी, हुँ, है ना? तो आपका जो एक हम बोलते हैं माइक्रोबायोम बोलते हैं, तो आपका जो एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता था, हुँ, वो आप अपने पेट्स जो भी थे आपके डोमेस्टिक जो पेट्स थे, उनके साथ आप लोग शेयर करते थे। तभी तो इनको डोमेस्टिक एनिमल बोला गया था क्योंकि ये घर में रहते थे साथ हुँ, में। तो उसकी वजह से क्या होता था, वो जो दूध था वो एलर्जन नहीं होता था क्योंकि आप सेम माइक्रोबायोम शेयर शेयर कर रहे हो। हुँ, दूसरी चीज़ जो घर पे आप उगती थी चीज़ें, वही उनको खिलाई जाती थी ना, तब हुँ, कहाँ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स के ज़माने थे। हुँ। आज से मतलब हम बात करें हमारी दादी वगैरह, नानी वगैरह मतलब के टाइम पे 40-30 इयर्स बैक। हाँ, करेक्ट। तो उस टाइम पे इस तरीके के चीज़ें नहीं थी, ऐसे हुँ, हॉर्मोन्स नहीं आए थे कि गाय से दूध तभी आता था जब वो गाय का बछड़ा या कुछ गायें पैदा होती थी, है ना? हुँ, तो तभी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी। तो वैसा उस और फैमिलीज़ भी उस तरीके की होती थी। अब यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन कितनी मेजर हो गई है, क्योंकि हुँ, फैमिलीज़ में भी चाहिए, आपको कमर्शियल पर्पसेज़ के लिए भी चाहिए, आपकी जो मिठाई वाली दुकानें हैं, वहाँ भी चाहिए। तो उतना कंज़म्पशन जो है ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर कैसे पूरी करेंगे? आर्टिफ़िशियल या हाइब्रिड तरीकों से ही करेंगे, तो हुँ। उन सब के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो आएँगे, तो यही रीज़न है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है। अगर किसी को अपने घर की गाय है और उसका मिल्क है या कुछ वहाँ से घी निकल रहा है जो बहुत ही प्योर है, देन ऑफ़ कोर्स आप यूज़ करो, कोई अच्छा प्रॉब्लम जैसे नहीं है। कि पहाड़ी इलाकों में होता हुँ। है, वहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह इंक्लूड नहीं किया जाता उनके चारे में। अभी तो क्या हो गया है कि काफ़ी जगह ना हाइब्रिड भी आ रही हैं। अगर हम लाइक पहाड़ी गाय की बात करें लेकिन वो अगर आप उसका भी देखो तो जैसे मैंने आपको बोला कि हाइब्रिड वैराइटीज़ आ हुँ, रही हैं, तो वो तो एनिमल्स में भी आ रही है ना, मिल्क प्रोडक्शन के लिए काउज़ भी उस तरीके की बनाई जा रही हैं जिनका हुँ, 20 लीटर, 40 लीटर हो। आप हुँ। क्यों वो वाली गाय खरीदोगे जो 10 लीटर देगी अच्छा दिन का? हमारे गाँव में मैं बहुत एक पहाड़ी इलाके से बिलॉन्ग करता हूँ। हमारे घर पे ना गाय है छोटी, वो दूध ना आधा केजी या 1 केजी इसके ऊपर नहीं देती है। हाँ, हाँ, और बिल्कुल, हम बिल्कुल। उसको ना कोई भी मतलब पेस्टिसाइड वाला कोई भी ऐसा करेक्ट, चारा नहीं करेक्ट। देते हैं। हाँ, वो जंगल में चरने जाती है।
तो उसका दूध अच्छा होगा या नहीं? कंपैरेटिवली ज़रूर अच्छा होगा। कंपैरिज़न में हम बात कर रहे हैं। ओके। लेकिन उसके अलावा जो बच्चा वहाँ पे रह रहा है, जो आपके घर का बच्चा होगा, अगर उसको हुँ, एक्ने की प्रॉब्लम है, तो वो तो पैकेट के चिप्स भी खा रहा होएगा ना। तो हुँ। फिर अब हम डाइट का क्या करें? ओके, मतलब तो आप सब इट इट बेसिकली ये पूरा एक आई थिंक ये हर एक चीज़ कोरिलेटेड होती है। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हम वो वाला दूध पी रहे हैं पहाड़ी गाय का, लेकिन आप लेकिन बाकी उसके तरह साथ-साथ आप बाहर के बाकी चिप्स हो गया या जो भी मतलब इस ज तरह के कोल्ड बाहर के ड्रिंक्स हो प्रोडक्ट्स गए वो या ले रहे हो, हाँ, वो ले रहे हो, तो तो भी तो एक्ने होगा ना, क्योंकि हम ओके। एक्ने को खाने से रिलेट कर रहे हैं, हम हुँ, उसको दूध से रिलेट नहीं कर रहे हैं सिर्फ़, जी। अकेला। लेकिन हम जब जब हमने उसमें एलर्जेन्स हमने ढूँढने की हुँ, कोशिश हुँ, की, तो उसमें ये भी आया ना, और आपने रीज़न पूछा तो मैंने आपको ये रीज़न बताया। अब अगर वही बच्चा अपना डाइट बिल्कुल ठीक कर दे, हुँ, बाहर का खाना उसका बंद है, घर का खा रहा है, जो घर पे उग रहा है, हुँ, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है? फ्राइड वगैरह उसका कम है, क्योंकि ऑयल जो होता है वही बार-बार अगर आप हुँ, बहुत तला हुआ भी खाएँगे, तो आपकी बॉडी में भी ऑयल प्रोडक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है। सो बेसिकली उसका कंटेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है हाई कैलोरिक फूड। ओके। ठीक है? तो हम ऑयली क्यों बोलते हैं? तेल से तेल थोड़ी ना बनेगा। हुँ, हाई वो तेल में जो फ्राइड चीज़ें होती हैं उनका कैलोरी कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम वो खाते हैं तो उसी टाइम पे उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, इंसुलिन स्पाइक अप होता है जिसकी वज़ह से आपकी बॉडी में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। सो ये सारे रीज़न्स होते हैं। ओके, सो बैक टू द टॉपिक हुँ। हम डिस्कस कर रहे थे 5 मेजर प्रॉब्लम जो स्किन से हाँ, तो एक्ने के लिए डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ओके, जैसे हमने बोला। ओके। पानी का वाटर इनटेक वाट बहुत अच्छा ज़रूरी है, वाटर इनटेक कितना होना चाहिए? 2 टू क्योंकि 3 लीटर्स 3 आइडियली। लीटर्स हाँ, 2 टू 3 मतलब लीटर्स। ये कोई एज ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता? नहीं, अगर आप छोटे छोटे बच्चों की अगर हम बात कर रहे हुँ, हैं, तो उनको 1 से डेढ़ लीटर तक, और एडल्ट के लिए 2 टू 3 और लीटर्स जो इज़ लोग इनफ। बुजुर्ग हैं उनके लिए? डिपेंड करता है कि अगर किसी को कोई ब्लैडर इश्यूज़ हैं, तो हम ज़्यादा उनकी किडनीज़ पे वो नहीं डाल सकते ना, ज़ोर नहीं हुँ, डाल सकते, क्योंकि तो अगर आपको वो बुज़ुर्गों के लिए एक बिल्कुल अलग बात आ जाती है, क्योंकि उस टाइम तक उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी इश्यूज़ हो जाते हैं, और वाटर रिटेंशन भी बड़ी ज़्यादा होती है, तो हुँ, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। ओके। सो पानी का मतलब एक्चुअल में काम क्या होता है एक बॉडी के में और वो स्किन स्किन डिटॉक्सिफिकेशन हाइड्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, यस। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और स्किन हाइड्रेशन। तो विंटर में हमने यूजुअली देखा कि लोग ना पानी का इंटेक कम लेते हैं, तो हुँ। उसी का रीज़न होता है जो ड्राई स्किन हो जाती है? नहीं, वो 2 चीज़ें होती हैं। ऑफ़ कोर्स एक क्या? जो आप पानी पी रहे हो उसकी वज़ह से हुँ, स्किन हाइड्रेट, अगर कम पी रहे हो तो स्किन हाइड्रेटेड नहीं रहती। हुँ, दूसरा, विंटर्स में जो हवा होती है वो बहुत खुश्क होती है। मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है एनवायरनमेंट में। अच्छा। तो वो उसकी वज़ह से जो आपकी स्किन है उसमें से मॉइस्चर निकल के हवा में चला जाता है हुँ, बेसिकली। तो इसीलिए आपको ड्राइनेस होती है। इसलिए ड्राइनेस होती है। ओके, तो अब हम थर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। डैंड्रफ के बारे में हम डैंड्रफ बात कर हाँ, रहे थे ना? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हाँ, हाँ। डैंड्रफ कैसे ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को भी कभी-कभी हो जाता है, बट हम सु कोई कहता है ये वाला शैम्पू यूज़ कर लो, कोई कहता है आँवले डाल लो, मतलब कोई कहता है अंडे से सर धो लो, दही से धो लो, मतलब बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बट आप बताओ कि इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सी डैंड्रफ जो होता है ना, काफ़ी बार फंगल इन्फेक्शन होती है स्कैल्प हुँ, पर। तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि डैंड्रफ है तो तेल लगा लेते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। पर तेल से डैंड्रफ और खराब हो जाता है। ओके। तो तेल ऑयलिंग तो सबसे पहले नहीं करनी चाहिए। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ बहुत अच्छे काम करते हैं। आपको देखना चाहिए कि उसमें कंटेंट क्या है, जो मोस्टली यूज़ होता है आजकल, तो बहुत कॉमन आ गया हुआ है। ये ज़ेडपीटीओ शैम्पूज़ जो हम लोग बोलते हैं, हुँ, या कीटोकोनाज़ोल बेस्ड शैम्पूज़ आते हैं, हुँ, वो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उनको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका स्कैल्प इस तरीके का है कि डैंड्रफ वापस आने के चांसेस हमेशा होते हैं। हुँ, तो आपको मेंटेनेंस करते रहना पड़ेगा, यानी कि वो लोग कभी कहीं ट्रैवल करेंगे तो पानी चेंज होगा तो हुँ, डैंड्रफ आ जाएगा, ठीक है? बहुत सारे लोग यहाँ से जब मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे हार्ड वाटर होता है, हुँ, ठीक है? या वो म्युनिसिपैलिटी वाला पानी होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत लोगों को डैंड्रफ आना हुँ, शुरू हो जाता है। सो डैंड्रफ के लिए सबसे बेस्ट है अपनी स्कैल्प हेल्थ अच्छी रखो। हुँ। ऑयलिंग नहीं करनी है जिस टाइम पे आपको डैंड्रफ है उस टाइम पे। बाद में अगर डैंड्रफ नहीं है तो आप ऑयलिंग कर सकते हो। ओके, 1 मिनट मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ऑयलिंग के बारे में बात करते हैं। मैंने कहीं ऐसे सुना है कि हमें सिर में ना ऑयल करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो ऑटोमैटिकली आपके जो हेयर होते हैं वो ऑयल जब उनको हुँ, नीड हुँ, होती है वो क्या ये हुँ। बात सच है या ये एक मिथ है? सीबम प्रोडक्शन आपकी हर जगह होती है। अब हुँ। आप फेस धोते हो, 2 दिन नहीं धोगे तो फेस ऑयली हो जाएगा ना। हाँ, हाँ। तो सही सेम बात रहती है। अब बाल नॉर्मली तो हर एक इंसान 2 या 3 दिन में एक ही बार धोता है। हुँ, तो ऑयल प्रोडक्शन आपकी स्किन वैसे भी करती है। हमारी बॉडी इस तरीके की बनी हुई है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो खुद से बना सकती है। ठीक है? सो ऑयल प्रोडक्शन की जो आपने बात करी वो होती है। ऑयलिंग पहले ज़माने में क्यों की जाती थी? हुँ। क्योंकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती थी। बेसिकली ऑयल मसाज होती थी जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता था, स्किन और जो सॉफ्ट स्किन जो होती थी वो बेटर हो जाती हुँ, थी, और हेयर जो होता था वो बेटर ग्रो करता था।
ठीक है? ओके। ये रीज़न था ऑयलिंग का। तो आज के टाइम पे करनी चाहिए कंपैरेटिव ऑयलिंग या नहीं, नहीं? क्योंकि आजकल डैंड्रफ का इश्यू बहुत होता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो ऑयलिंग की फ्रैंकली अब इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कैल्प नॉर्मल है हुँ, और बिल्कुल नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, उसमें कोई इचीनेस नहीं है, ड्राइनेस हुँ, वगैरह का इश्यू नहीं है, डैंड्रफ नहीं है और हेयर फॉल भी नहीं है, तो आप ऑयलिंग ज़रूर करो। ओके। हम हेयर की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे आपने देखा होगा आज के टाइम पे इवन गर्ल्स भी हो गया, बॉयज़ हो गए ना, कलर करते हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है वो अच्छा है या नहीं है? डिपेंड करता है, मैंने खुद कराया हुआ है। लेकिन फिर भी मतलब उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? हाँ, सी या नॉर्मली क्या होता है, कलर का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपके बाल उसकी वज़ह से पतला हो जाता है, हुँ, क्योंकि आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो, केमिकल डैमेज होता है और हुँ, वही बाल नीचे ग्रो करता है, स्पेशली जिनके लंबे बाल होते हैं। हुँ, तो क्या होता है, वो बाल नीचे से पतला हो जाता है और उसके बाद ईज़िली टू ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होती है, जो कलरिंग की वज़ह से होती है, पहली चीज़। हुँ, दूसरा, जो बहुत सारे लोग रूट टचअप्स लेते हैं, जो कि ओके। आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और आप हाँ, टचअप्स हाँ, लेते हो ना, उसको रूट टचअप कहते हैं। तो हाँ, आपने अगर बालों को जो अपने बालों व्हाइट बालों को कलर करते हैं बार-बार, उनको आजकल देखा गया है कि क्योंकि वो इतना फ्रीक्वेंट हो करना शुरू हो गया है ना, हुँ। महीने में 2 बारी कर रहे हैं, 3 बारी कर रहे हैं, तो कलर से एलर्जीज़ हो रही हैं। किस क्यों तरह की एलर्जीज़ हो रही है? स्कैल्प की एलर्जीज़ हो रही है ना, ओके। प्रॉपर जैसे स्किन पे एलर्जी होती है, रैश हो जाता है, उस तरीके की एलर्जी हो जाती है, पूरा यहाँ पे रैश हो जाता है। बहुत लोगों को पिगमेंटेशन डेवलप होती है, जो कि यहाँ पर आती है, हुँ, वो भी कलरिंग की वजह से आती है। ओके। सो ऐसा नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, डेफिनिटली साइड इफेक्ट्स हैं, बट डिपेंड करता है कि आप कितना फ्रीक्वेंट कर रहे हो। अगर कोई हुँ, साल में 1 या 2 बार ही करता है, लेकिन उसके बाद अपना स्कैल्प हेल्थ का ध्यान रखता है, जैसे कि मैं साल में 1 बार कलर करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 3 महीने पूरा ध्यान रखती हूँ। कलर कराने से 3 महीने पहले अपने बिफोर। मल्टीविटामिन्स लेंगे, हुँ, हाँ, स्कैल्प पे सीरम्स लगाएँगे, कुछ मल्टीविटामिन सीरम। अब मेरे पास तो ऑप्शंस हैं वो पीआरपी वगैरह सब कराने के, तो मैं वो भी हुँ, करवाती हूँ हुँ। और उसके बाद मैं हेयर कलरिंग वगैरह कराती हूँ, जिससे एटलीस्ट हेयर का टेक्सचर ज़्यादा तो खराब नहीं जिसके पास होता। ऑप्शन नहीं है वो क्या करेगा? वो कलरिंग कम करे। अच्छा कलरिंग से क्या आई जो की जो हाँ, रोशनी होती है हाँ। उसमें फ़र्क पड़ता है? सी ये कुछ कलरिंग का नहीं आया था, देयर वाज़ अ रिसर्च ये बेसिकली आया था, कुछ ट्रीटमेंट्स हो रहे थे, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स, जिसकी ओके। वजह से लोगों को कुछ इफ़ेक्ट्स हुए थे आँखों में। ये कोई हुँ, न्यूज़ में आया था, कुछ 1 डेढ़ साल पहले की बात है। तो उसमें क्या होता है, जो भी ये ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, इनमें केमिकल्स होते हैं, उनके फ्यूम्स कितने ज़्यादा होते हैं। आप हुँ, लड़कियों को पूछो जो ये स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स कराती हैं, तो उसकी वजह से वो उनके फ्यूम्स होते हैं, 4-5 घंटे का ट्रीटमेंट होता है। तो इफ यू आर सेंसिटिव टू इट, ऑफ कोर्स ये बिकॉज़ आपके फेस पे कहीं भी कोई भी इरिटेशन कर सकता है। ओके। सो फोर्थ स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में हाँ, डिस्कस करते फिर हैं, हम उनके सॉल्यूशन फंगल क्या है? इन्फेक्शंस के हाँ, बारे में बात कर रहे थे। फंगल इन्फेक्शन का सबसे बड़ा मेजर रीज़न क्या होता है? हाइजीन, हाइजीन। हाइजीन होता है कि हाइजीनिकली पसीना, ओके। ठीक है? या कुछ ऐसे ह्यूमिडिटी, हुँ, तो पसीना, तो इसकी वजह से कि अगर आपका प्रॉपर हाइजीन नहीं है, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कुछ लोग हाइजीन अच्छा भी मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो जैसे फिर कोई स्पोर्ट्स खेलता है, करेक्ट, उसकी करेक्ट, स्वेटिंग उसकी बहुत होती है या स्वेटिंग बहुत वर्कआउट होती कर है। रहा है, यस, वो यस। कैसी इन सब चीज़ों से बचें? सी नॉर्मली अगर आप वो कपड़े देखें जो ये पहनते हैं, जिम वेयर जो होता है, हुँ, वो एब्ज़ॉर्बेंट मटीरियल वगैरह होता है ना, वो हुँ, गीला या बहुत टाइट होता है। तो हुँ, हम यही बोलते हैं कि उस तरीके के आप क्लोथिंग ना वेयर करें, ठीक है? लूज़ क्योंकि हाँ, थोड़ा-सा लूज़ होना चाहिए, स्पेशली जैसे अंडर आर्म्स वगैरह के एरिया पे, हुँ, थोड़ा-सा लूज़ कंपैरेटिवली होना चाहिए और इतना नायलॉन बेस्ड क्लोथिंग नहीं करें, थोड़ा कॉटन बेस्ड क्लोथिंग पे अगर आप जाएँगे, तो वो क्या होएगा, वो आपका स्वेट एब्ज़ॉर्ब करेगा, हुँ, ठीक है? तो उसकी वजह से थोड़ा ये इन्फेक्शंस के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, आपको पोस्ट वर्कआउट यू हैव टू टेक अ बाथ। बहुत लोग वर्कआउट करके नहाते नहीं हैं या बाल नहीं धोते हैं, बट अगर आपकी बॉडी में बहुत पसीना आया, ये उन लोगों के लिए भी है जो काम करते हैं, धूप में बाहर होते हैं, बहुत पसीना आता है गर्मियों में, सो आइडियली टेक अ बाथ आफ्टर दैट। ओके, कि जब आपको बहुत पसीना आया, आप उसी पसीने के साथ अगर आप सो रहे हैं, तो या काफ़ी देर तक आपकी बॉडी पे वो पसीना रह रहा है, तो आपको फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस हो सकते ओके, हैं। हम बाथिंग के बारे में बात करते हैं। हर चीज़ पे मेरे पास क्वेश्चन है। ओके, सो लोग कहते हैं आज के टाइम पे कि नहाना भी कम चाहिए। क्या ये नहीं, ऐसा मतलब कुछ नहीं है। आइडियली आपको नहाना चाहिए, बट देयर इज़ अ टाइम, 15 टू 20 मिनट्स हम आइडल बाथ टाइम जो है वो बोलते हैं, कि इतना अच्छा होना वीक चाहिए। में कितनी बार नहाना चाहिए? हर दिन आई आई बिलीव, डिपेंड आपका जिस तरीके का लाइफ़स्टाइल है। अगर आप वर्कआउट वगैरह करते हैं, जैसे मैंने बोला कि ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है या स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, तो हुँ, दिन में 2 और बारी। जो वर्कआउट नहीं करता है उसको जनरली दिन में 1 बारी हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। और कई लोग नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, हाँ, आधा घंटा, 1-1 नहीं, मैंने घंटा। आपको बोला बाथ टाइम 10 टू 15 10 टू मिनट्स इज़ 15 इनफ। मिनट्स यस, ओके। यस। ये प्लाज़्मा और पिगमेंटेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये लेडीज़ में नहीं आजकल जेंट्स में भी हो रही है। इवन करेक्ट, कि मुझे करेक्ट, भी हो जाती है। करेक्ट, करेक्ट। क्या कारण है इसका? डाइट देखो, या क्या? सबसे पहले तो अगर हम फीमेल्स में बात करते हैं, हुँ, उनमें हार्मोन्स होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे ओके। आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से बहुत लोगों को उस टाइम पे छाइयाँ डेवलप हो हुँ, जाती हैं, ठीक है? दूसरा रीज़न आता है सन एक्सपोज़र, कि कभी ध्यान नहीं रखा, धूप में आप हुँ, जाते हो लेकिन आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया, कुछ यूज़ नहीं किया ना, हुँ, कभी कोई प्रोटेक्शन नहीं रखी, हुँ, उसकी वजह से होता है। तीसरा हीट, बहुत सारी औरतें जो घर पे खाना-वाना बनाती हैं, हुँ,
3 टाइम किचन में ही होती हैं, वो जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से भी ये होता है, मिल पिगमेंटेशन का इश्यू होता है। देन ओके। जेनेटिक, अगर आपकी फैमिली में रन करता है, मम्मी को प्रॉब्लम है, मासी-वासी वाली साइड है, या आपका फादर को है, या किसी को, मतलब फैमिली में किसी को भी है, तो आपकी स्किन भी मतलब उसी लीनिएज से आती है, तो उसको भी आदत होगी पिगमेंट बनाने की, यानी कि स्किन इरिटेट होगी, कुछ भी होगा तो पिगमेंट बनाएगी। सेम गोज़ विद मेन। हाँ, सो फिर मेन में आता है कि हार्मोन्स, लेकिन कौन-सा हार्मोन? डायबिटीज़ के लिए जो होता है, इसको हम इंसुलिन सेंसिटिविटी तो बोलते मतलब हैं। मेरे को जो ये थोड़ी-थोड़ी हो नहीं, रही है, आपका मैं बताती हूँ रीज़न क्या होगा। बताओ आप हाँ, पहले, मेरा ही पे बताओ। आपका रीज़न ये हो सकता है कि आप कोई सन प्रोटेक्शन रखते नहीं हो, बिकॉज़ आपका जो कलर है, हुँ, जो है, आप फेयर हो, ठीक हुँ, है? जो आपका स्किन टोन है, तो उसकी वज़ह से अगर आप धूप में आना-जाना है आपका, और जैसे आपकी स्टूडियो लाइट्स हैं, है ना? हुँ। लेकिन आपने कोई इसमें सन प्रोटेक्शन नहीं रखी, आपने कोई एसपीएफ यूज़ नहीं किया, जो मैं हम सनस्क्रीन सनस्क्रीन लगा बोलते हैं, हाँ। हाँ, अगर आपने वो प्रॉपर यूज़ नहीं की थी, अप्लाई नहीं की, और तो उसकी वज़ह से होता है, पहला। दूसरा होता है डाइट, ऑफ कोर्स, ठीक है? डाइट। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, वेट लॉस का इश्यूज़ रहते हैं, हुँ, ठीक है? तो उनमें भी होता है। देन तीसरा, कोई किसी का अगर वेट ज़्यादा है, हुँ, ठीक है? उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। उसमें क्योंकि आपकी बॉडी में क्या होता है, आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी कि आप प्री डायबिटिक स्टेट में आ रहे होते हो, तो बहुत सारे जो आप मेन में आपने देखा होगा, जो 50-60s में हैं, थोड़ा ओवरवेट हैं, उनको यहाँ पे पिगमेंटेशन बन रही होती है, ये इस हुँ, तरफ और इस तरफ। तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से होती है। ओके। मेरे को इनमें से कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है आई होप, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं, आप डॉक्टर, आप बेटर बता सकते हो। तो मेरे को लगता है इसका एक और रीज़न होता है, वो होता है आपकी टेंशन कह सकते हैं, जिसको हम हाँ, एंग्ज़ायटी स्ट्रेस लेवल, बोलते हैं, करेक्ट, स्ट्रेस करेक्ट, लेवल। करेक्ट। स्ट्रेस लेवल्स, आपका लाइफ़स्टाइल बहुत मैटर करता है, स्ट्रेस लेवल्स एंड स्लीप। अगर हुँ, आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, आप रात को जागते हो, टाइम पे सो नहीं रहे हुँ, हो, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है ना? स्क्रीन टाइम तो है। उसकी वजह से भी होती है। ओके, सो हम स्क्रीन टाइम के बारे में बात करते हैं। आज के टाइम पे हर एक बंदा, चाहे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक पकड़ लो, उसको फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और वो ना नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर इंसान का जो फ़ोन टाइम है वो अराउंड, स्क्रीन टाइम जो है वो है 4 टू 5 आवर्स हुँ, हुँ। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इवन इससे बिल्कुल। ज़्यादा होता है क्योंकि जब राइट, काम है राइट, ना, राइट। तो आपको क्या लगता है ये स्किन के लिए कितना हार्मफुल है? सी पहले तो ऑफ कोर्स, क्योंकि वो स्क्रीन टाइम की वजह से जो रेज़ आ रही होती हुँ, हैं, ठीक है? उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन का चांस बढ़ता है, हुँ, ठीक है? दूसरा, अगर बहुत लोगों को रात के टाइम पे आदत है फ़ोन पे रहने की या लैपटॉप पे रहने की, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रही होती है। तो उसमें हुँ, 2 चीज़ें होती हैं, पिगमेंटेशन तो डेवलप होती है, डार्क सर्कल्स भी डेवलप होते हैं। हुँ। सो ये 2 रीज़न्स होते हैं जो कि स्क्रीन टाइम की वजह से देखा गया है कि जो आपको आपकी स्किन है वो अंडर स्ट्रेस जाती है। क्या डार्क सर्कल ही, मतलब डार्क सर्कल होने का कारण स्क्रीन टाइम है ज़्यादा नहीं, या नहीं, और भी बहुत कुछ है? सारे रीज़न्स होते हैं। कौन-कौन डार्क से सर्कल्स तो रीज़न्स हैं? पहले भी थे, जब हाँ, ये सब इन्वेंटेड नहीं था। डार्क सर्कल सबसे पहले होते हैं कि अगर आपका, जैसे मैंने बताया, स्लीप टाइम का अगर इश्यू है ना, हुँ, आप जो लोग नाइट शिफ्ट्स पे होते हैं, हुँ, कि रात के टाइम पे आप जागते हो, दिन के टाइम पे, तो उनको होता है। हुँ, दूसरा, अगर वही फैमिली में हिस्ट्री है, हुँ, तो उसमें क्या होता है, आपका जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है, यानी कि आपका हुँ, बोन का स्ट्रक्चर्स और आपका स्किन ऐसी ही है कि आपके डार्क सर्कल्स दिखते हैं। हुँ। तो स्किन इतनी काली नहीं होती है, बट आपकी हॉलो आईज़ होती है, अंदर धँसी हुई आँखें होती हैं, जिसकी वज़ह से एक शैडो इफ़ेक्ट बन जाता है और आपके डार्क सर्कल्स दिखते हैं। तो इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? इसका ओवरकम, सबके अलग-अलग ट्रीटमेंट्स हैं। फिर ओके। तीसरा होता है जिनका हीमोग्लोबिन वग़ैरह लो हो, उनको हुँ, डार्क सर्कल्स की या विटामिन बी 12 की डेफ़िशिएंसी हो, हुँ, उनको भी डार्क सर्कल्स के इश्यू होते हैं। तो इसमें और सबका ट्रीटमेंट अलग है। जैसे अगर हॉलो आईज़ हैं तो फिलर डालने पड़ते हैं, अंडर आई फिलर्स डलते हैं यहाँ पे, जिससे वो इम्प्रूव हो जाता है। अगर जेनेटिक है तो लाइटनिंग वो क्रीम्स वग़ैरह, फिलर्स कैसे डलते हैं, मतलब इंजेक्ट इंजेक्शंस के थ्रू, ओके, हाँ, फिल अप करते हैं ना, फिल अप हाँ, करते हैं इसको सो दैट वो हाँ, तो निकले। ताकि वो हो जाए। और अगर किसी का जेनेटिक रीज़न्स, या जैसे बताया कि वो स्लीप पैटर्न ऊपर-नीचे की वज़ह से, तो हम लोग उसमें लाइटनिंग क्रीम्स देते हैं, जिससे डार्क सर्कल्स थोड़े कम हो जाते हैं। ओके, सो सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं अब। बहुत ट्रेंडिंग है। आप ना रील्स आप भी देखते होंगे जब भी आपका टाइम बचता होगा, और इवन हर कोई इंसान रील्स से देख के ही अ, आप ऐसे कह लो कि ऑब्सेस्ड हो जाता है या इंस्पायर होता है कि यार मेरे को भी ऐसी स्किन करनी है। तो कोरियन स्किन का बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना? तो आपके क्या ओपिनियन है, लाइक कोरियन स्किन कैसी बनाई जाए? आज के हर एक गर्ल चाहती है कि यार मेरी भी वैसी स्किन हो जाए जैसे कोरियन लोगों की होती आई है। थिंक सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हेल्दी स्किन होना। हुँ, तो हम कोई भी ट्रेंड लेके अगर चलेंगे, कोरियन स्किन की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी ये कहीं बात की थी, तो मैंने उनको भी यही बात बोली थी कि कोरियन स्किन कोरिया वालों की हो सकती है ना, अब इंडियन स्किन का ट्रेंड क्यों नहीं बन रहा? मुझे लगता है ठीक है? वहाँ का ना एनवायरनमेंट सबसे वहाँ मैटर का करता है। एनवायरनमेंट, उनका डाइट, हुँ, उनके जो प्रोसीजर्स होते हैं, वहाँ पे जो बच्चे भी होते हैं ना, आफ्टर द एज ऑफ 12 और 14, हुँ, वो लोग स्किन केयर में होते हैं। हुँ, आपने अगर वो रील्स देखी होंगी, आपने देखा होगा वो बच्चों को भी फेस शीट, मास्क वगैरह लगा रहे हुँ, होते हैं।
तो ये हम लोग इस तरीके के नहीं करते, पहली चीज़। दूसरा, हमारी स्किन उस हिसाब की नहीं है ना, हमारी स्किन का एक हुँ, कलर है, वी हैव अ मेलानिन, हम ब्राउन जो हुँ, इनको बोलते हैं कि ब्राउन कलर्ड हैं, तो हम वो हैं। तो हमारी वैसे उस तरीके से स्किन ग्लो नहीं कर सकती, लेकिन उस तरीके का ग्लो हम अचीव कर सकते हैं। बट अगर आप बोलो कि आपका वो स्किन ग्लास ग्लो स्किन जिसको हम बोलते हैं कि हुँ, कोरियन स्किन होनी चाहिए, आइडियली तो इट इज़ रॉन्ग टू गो दैट वे। उन लोगों हुँ, का लाइफ़स्टाइल वैसा है, उनका जेनेटिक मेकअप वैसा है, उनका डीएनए वैसा है, तो उनके लिए वो सब अचीव करना इज़ ओके, हुँ, नॉर्मल। हम लोगों का मेकअप जेनेटिक मेकअप बेसिकली हुँ, उस तरीके का नहीं है। तो हमारे स्किन में हमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि हाइड्रेशन लेवल्स ठीक रखने हैं। हम ब्राउन हैं, तो जैसे आप धूप में जाते हैं, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है हुँ, ना, तो हमें सन प्रोटेक्शन भी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी स्किन ही इस तरीके की है कि जब हीट या सन ज़्यादा होगा तो ब्राउन कलर बनाएगी, हुँ। टैनिंग ज़्यादा होगी। सो आई बिलीव कि प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन ट्रेंड्स को फ़ॉलो करने के बजाय, एंड रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। ओके मैम आज के टाइम पे ये भी प्रॉब्लम देखी होगी जैसे किसी को लग जाती है, एक्सीडेंट होता है या कोई स्कार्फ कट जाता है, तो उसका क्या-क्या रीज़न होता है और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? काफ़ी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हुँ, तो स्कार्स जो बढ़ते हैं वो आपको एक तो एक्सीडेंटल स्कार्स हो गए कि हुँ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कहीं कट पड़ गया उसकी वज़ह से स्कार है, सर्जरी हुई उसका स्कार है। हुँ, प्रेगनेंसी के बाद लोगों को जो कट के स्कार्स होते हैं ना हुँ, सिज़ेरियन सेक्शन के बाद में, वो वाला स्कार होता है, और बर्न स्कार्स। हुँ, तो इनका जो ट्रीटमेंट है वो भी अवेलेबल है। तो हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आए थे जिनको स्कार था फेस के ऊपर, पूरा हुँ, का पूरा नाक के ऊपर, हुँ, किसी डॉग बाइट की वज़ह से स्कार पड़ गया। हुँ, तो क्या होता है आपका, जैसे मैंने बोला कि कोई भी चीज़ अगर आपके फेस पर है ना, तो वो आपको बहुत इम्पैक्ट करती है। तो उन हुँ, लोगों का ना कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कम हो जाता है हुँ, कि फेस ऐसा दिख रहा है। एक पिंपल हो जाए किसी को तो कितना इफ़ेक्ट हुँ, होता है, जिसको स्कार के साथ जीना है क्योंकि वो परमानेंट है, तो वो साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट करता है उनको। लेकिन हुँ, उस सब के भी ट्रीटमेंट्स आते हैं। अच्छा, सर्जिकली तो काफ़ी चीज़ें जैसे प्लास्टिक सर्जरी वगैरह से भी ठीक होती हैं। नॉन सर्जिकली लेज़र्स होते हैं जो इस पे बहुत लेज़र, अच्छा काम करते हैं। तो ओके, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस स्कार का साइज़ छोटा करते हैं। मैं ये तो हुँ, नहीं बोलूँगी कि 100% चला जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। 60 टू 70% इम्प्रूवमेंट आ सकती है स्कार्स की। तो उसमें हम लोग लेज़र्स यूज़ करते हैं, या माइक्रो नीडलिंग टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं बहुत सारी। माइक्रो नीडलिंग, आरएफ बोलते हैं उन्हें, एमएनआरएफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी, फिर प्लेन आपकी जो लेज़र्स में आता है CO2 लेज़र्स, अर्बियम लेज़र। तो इस तरीके के जो लेज़र्स हैं, ये क्या करते हैं, वो जो स्कार का जो टिश्यू है, जो डेड टिश्यू है, हुँ, उसको ब्रेक डाउन करके हेल्दी टिश्यू को ग्रो करवाता है, और ये सब कुछ बाहर से होता है। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कहीं कट दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ आपकी स्किन के ऊपर से ही होगा, और आहिस्ता-आहिस्ता स्किन में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ओके। तो विदाउट लेज़र हो सकता है जैसे नॉर्मल कुछ मेडिसिन लगाने क्रीम्स से नहीं या काम क्रीम्स करते हैं, जो का? ये स्कार क्रीम्स का बेसिकली ट्रेंड चला हुआ था, ये नहीं काम करता। हाँ, अगर आपको कोई फ्रेश कट हुआ है, जैसे काफ़ी बार आपकी कोई सर्जरी होती है, हुँ, तो उसके बाद आपको स्कार क्रीम दी जाती है लगाने के लिए। वो हुँ, काम करती है क्योंकि वो आपका एक तो टिश्यू को हाइड्रेटेड रखेगी, हुँ, मॉइस्चराइज़्ड रखेगी और हीलिंग बेटर करेगी, ठीक है? तो हुँ, दाग पड़ने का चांस कम होता है। एक कुछ हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार्स, यानी कि उभरे हुए स्कार्स होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, तो उनका चांस कम हो जाता है उससे। तो वो क्रीम्स जो होती हैं वो पहले 2-3 महीने काम करती हैं। अब किसी को 10 साल पुराना स्कार है और वो सोचे कि मैं स्कार क्रीम लगाऊँ इसके ऊपर, तो ये काम करेगी, वो काम नहीं करती। सो बहुत सारे मिथ्स हैं लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं और एक एलोपैथिक लेते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन-सा ट्रीटमेंट जल्दी एक स्किन को अच्छा बना लेता है? मैं तो मैं बोलूँगी, मैं उतनी क्वालिफ़ाइड नहीं हूँ कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात करूँ। हुँ, लेकिन ये हमारे इंडिया का ही ओरिजिन है हुँ, फ्रैंकली, और जैसे डाइट बहुत हद तक चेंज हो गई है। अब हुँ, अगर आप देखो, तो उसमें भी यही ट्रेंड्स आ रहे हैं आयुर्वेदिक डाइट्स वग़ैरह जिस तरीके की होती है कि आपकी बॉडी के हिसाब से वो आपकी जो बॉडी का नेचर होता है वो हुँ, बताते हैं ना, प्रकृति बोलते हैं हम हुँ, उसको। उस हिसाब से डाइट्स दे रहे हैं, तो बहुत लोगों को उससे इम्प्रूवमेंट आ रही है। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें काम नहीं करती। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में बस ये फ़र्क है कि आयुर्वेदिक का थोड़ा-सा स्लो रिज़ल्ट होता है कंपैरेटिवली, हुँ। और एलोपैथिक का आपको जल्दी रिज़ल्ट्स दिखते हैं। लेकिन ऐसे बोलते हैं कि एलोपैथिक जब करवाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक या नॉर्मली क्या रहता है कि जब हम एलोपैथिक मेडिकेशंस की हुँ, बात करते हैं, चाहे हम बेसिक एंटीबायोटिक्स जो सबसे कॉमनली हुँ, यूज़ होती है ना, मैं अपनी स्किन के बारे में बात करूँगी, तो उसमें जो सबसे कॉमनली यूज़ होती है वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। हुँ, एंटीबायोटिक्स में ऑफ कोर्स उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो दवाई बनाने में उसमें एक प्रिजर्वेटिव डाला गया होता हुँ, है, उसकी शेल्फ लाइफ रखने के हुँ, लिए। तो वो सारी चीज़ें आपके लिवर को डेफ़िनिटली अफ़ेक्ट करती हैं, हुँ, ठीक है? अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए देते हैं, जैसे किसी को 3 महीने या 6 महीने का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, तो ब्लड टेस्ट वगैरह हम लोग करवाते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि हुँ, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा चल रहा है।
तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं ये नहीं हुँ, बोलूँगी कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, डेफ़िनिटली होता है, लेकिन वो काफ़ी हद तक रिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा जी। डिपेंड करता है कि हम कौन-सी मेडिसिन दे रहे हैं। हुँ, किसी को अगर स्टेरॉइड्स वग़ैरह दिए जाते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो उसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। हुँ, लेकिन उस टाइम पे अगर आप देखो तो डॉक्टर के दिमाग में ये होता है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सोचें। तो दोनों में से जो लेसर ईवल हम बोलते हैं ना, हम जो सबसे ज़्यादा कम खराबी करेगा, हम हुँ, उसको चूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसकी वज़ह से बहुत खराबी होती है, एलोपैथिक मेडिकेशंस की वज़ह से लाइफ सेविंग ड्रग्स आते हैं, हुँ, ठीक है? किसी को अगर हम मेडिसिन फ़ील्ड में बात करें, तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती ना, किसी को अगर साँस की प्रॉब्लम हुँ, है ना? तो हुँ, अगर उसको उसी टाइम पे या किसी को अगर हार्ट का इश्यू है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, जिसमें वो आपको हार्ट की पेन होना शुरू हो जाती है, जो हम बोलते हैं किसी को हार्ट अटैक से पहले। अब उसमें तो वही दवाई काम करेगी ना, हुँ, उसमें हम किसी और मेडिसिन के ऊपर प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर तो नहीं जा सकते। हुँ। तो सबका अपना-अपना रोल है। आयुर्वेदिक आई थिंक प्रिवेंटिव मेडिकेशन के लिए अच्छी है, मेरे हिसाब से तो अच्छा है। प्रिवेंटिव मेडिकेशन की हम बात कर रहे हैं, जब आपको पता है ये प्रॉब्लम है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और इसके लिए कोई ऐसी दवाई दी जा सकती है जिसकी वजह से वो काम करे। सो आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जो जिसने ये बोला कि मैम मैं बहुत देर से ना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, करवा-करवा के थक गई मैम। अब मैं आपके पास आई हूँ, क्या आप मुझे ठीक कर पाओगे या नहीं? बिल्कुल, मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं और इनफैक्ट ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मैम मैं ओरल मेडिसिन नहीं लेनी है। हम हुँ, लोगों को एंटीबायोटिक नहीं खानी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो तो आप बताओ? जैसे एक्ने के लिए हम बात तो करते आप हैं, क्या बोलते हो तो फिर? हाँ, हम ज़रूर करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना अब हुँ। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है, हम लोग पील्स करते हैं, लेज़र्स करते हैं, रिज़ल्ट्स उससे भी आ जाते हैं। अच्छा, लोग ऐसे भी तो होते होंगे ना बीच में कि जो बोलते होंगे हमें जल्दी रिज़ल्ट चाहिए मैम, हाँ, टाइम नहीं लगे। मेरी स्किन ना मतलब जो गर्ल्स होती है जिनकी जो शादी होने वाली है, मैम मेरी ना 2 महीने का 1 महीने का शादी है, मेरे को ना ये लेज़र करवाना है या जो भी है इसका ना रिज़ल्ट जल्दी आ जाए। तो ऐसा होता है कि कहीं न कहीं कि टाइम तो लगता है हर चीज़ को, अगर आपको बेटर ट्रीटमेंट करना हो और आपको इफ़ेक्ट मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं लेने हैं। तो ऐसे कितने पेशेंट लोगों की पेशेंस कितनी है, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा? डिपेंड करता है, जैसे जिनकी शादी होती है ऑफ कोर्स उनका थोड़ा पेशेंस लेवल कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि हुँ, 1-2 महीने में शादी है और रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। अगर कुछ अचीवेबल रिजल्ट्स हैं, हुँ, यानी कि अगर किसी को सिर्फ ग्लो का प्रॉब्लम है कि फेस साफ नहीं है या अनइवन स्किन टोन है, उसका रिजल्ट आ सकता है 2 महीने में। अब किसी को स्कार ट्रीटमेंट चाहिए या फेस के ऊपर बाल है, उसके लिए लेज़र हेयर रिडक्शन कराना है, तो वो 1-2 महीने में नहीं आएगा। तो इसीलिए बेटर है कि हम तो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं। मैंने कभी अपने किसी पेशेंट को नहीं बोला कि 1 महीने में आपको रिजल्ट आने वाला है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि 1 महीना तो स्किन को एडजस्ट करने में लग जाएगा जो दवाई देंगे। तो इतनी जल्दी रिज़ल्ट कहाँ से लाएँगे ना? जो भी सेफ वेज़ होते हैं, जो भी सेफ तरीका होता है कि कोई भी आपकी चीज़ को चेंज करने का वो टाइम लेगा। ओके। सो आपने यहाँ पे बोला था फेशियल हेयर, हुँ। है ना? आज के टाइम पे वुमेन्स में ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि उनके ना फेशियल हेयर्स आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हार्मोनल प्रॉब्लम्स। मतलब क्या हो गया हुआ हार्मोनल? पीसीओएस का इश्यू आ रहा है ना, ओके। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन हुँ। सिंड्रोम हो रहा है या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ हो रही है, किसी का सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होते हैं बॉडी में, यानी कि मेल हार्मोन बढ़ गया होता है। तो उसकी अच्छा, वज़ह मतलब से आप ये कह रहे हो कि वुमेन में मेल हार्मोन्स आने की मतलब आने की टेस्टोस्टेरोन नहीं, पहले से होता है। पहले से तो टेस्टोस्टेरोन आपका होता ही ही है, है। तो उसकी लेवल्स उसके क्वाल जो रेंज है वो बढ़ जाती है। ओके, तो वो अब वो बढ़ती क्यों है? बढ़ती जैसे आपको कोई बेसिक हार्मोनल इश्यू हो गया ना, हाँ। तो उसकी वजह से बढ़ती है। जैसे कि आजकल पीसीओएस बहुत कॉमन है, वो आपके वेट के साथ भी एसोसिएटेड होता है, लाइफ़स्टाइल के साथ एसोसिएटेड होता है, स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड होता है, हुँ, ठीक है? तो इन सारी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से आपका जो बॉडी में हार्मोन है वो भी चेंज करेगा। हुँ, अगर किसी का जो आपकी ओवरी होती है वो सिस्ट बनाती है, ठीक है? एक हुँ। नॉर्मली जो एग प्रोडक्शन का होता है, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं आपको हाँ, शॉर्ट में बेसिक में बताओ। यस, समझाती हूँ। यस। सो आपका अगर वो सिस्ट्स का नंबर बढ़ गया, हुँ, मतलब एक बढ़ने के बजाय वो काफ़ी सारे आ गए एक ही हुँ, साथ। तो उसकी वजह से क्या होता है बॉडी में थोड़ा-सा हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं क्योंकि वो सिस्ट भी एक हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही होती है। हुँ, तो आपकी बॉडी में अगर किसी भी रीज़न जो मैंने आपको बताया स्ट्रेस है या हार्मोनल इश्यू हो गया या आपका लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है या हुँ, आप ओवरवेट हैं और हुँ, उसकी वजह से अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, तो फेशियल हेयर आ जाता है। फेशियल हेयर मोस्टली आने के ये रीज़न्स होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स होना किसी के, ठीक है? अगर उसका बॉडी में सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स या प्रोलैक्टिन लेवल्स कुछ हुँ, हुँ। हार्मोन्स होते हैं, वो थोड़े से ऊपर-नीचे हो जाएँ, तो फेशियल हेयर ग्रो कर जाता है। तो फेशियल हेयर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं क्या? ओवरकम ये जो रिवर्स के लिए आई थिंक सबसे पहले तो अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करना हुँ, पड़ेगा। मेन रूट तो वही है, लाइफ़स्टाइल ठीक करो, ठीक हुँ, है? फिर उसके साथ में कुछ मेडिकेशंस भी आती हैं हुँ, जो खिलाते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। वो मेडिसिन डिपेंड करता है हम कौन-सी वाली दे रहे हैं, ठीक है? कि किस वजह से आपका फेशियल हेयर आया है। हुँ, अगर पीरियड्स की इरेगुलरिटी है तो उसका मेडिसिन दिया जाता है, अगर टेस्टोस्टेरोन हाई है तो उसका मेडिसिन दिया जाता है। हुँ। तो फिर उसके बाद में जो ऑप्शन आता है इसको कम रिवर्स करने का वो है लेज़र हेयर रिडक्शन।
सो लेज़र्स के थ्रू हम लोग हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से जो फॉलिकल है वो इवेंचुअली मर जाता है और आपके जो बाल हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो जो हेयर लाइक फेस पे आते हैं, उसको ऐसा भी बोला जाता है ना कि इंजेक्शन के थ्रू वो वाले हार्मोन्स को डेड कर देते हैं, ऐसा होता है या नहीं? लेज़र नहीं, ही एक नहीं, ट्रीटमेंट है नहीं इसका? ऐसा कुछ नहीं, इंजेक्शंस के थ्रू नहीं होता है। हुँ, लेज़र के थ्रू ही होता है, कोई ऐसा हाँ, और कुछ नहीं है। ओके। कोलेजन के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है ऐसे कि आफ्टर 30 जितना एक इंसान का कोलेजन लेवल जो होता है, वो ना कम होने लगता है। तो कैसे हम उसको मेंटेन रखें क्योंकि जितना अच्छा कोलेजन होगा, उतनी स्किन हमारी ग्लो करेगी, है ना? तो बताइए मैम? कोलाजन का जो ट्रेंड है ये बड़ा रीसेंट है, लेकिन अगर हुँ, आप देखोगे तो हमारी जो ये है अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हुँ, वो कोई एक प्रोडक्ट को पकड़ती है हुँ। हर 5 साल में और फिर उसी के बारे में बात की जाती है। बेचना ना उसको। जैसे हाँ, करेक्ट जैसे 10 साल आई थिंक 10-15 साल पहले जिनसिंग था, वो एक हुँ, ब्रांड आता था अब ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकते पर एक मल्टीविटामिन ब्रांड था बड़ा हुँ, फेमस, उसमें होता था। तो वो कहते थे इससे आपको एनर्जी आएगी, अब कोलाजन का वही हाल चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बॉडी आफ्टर द एज ऑफ 25 एजिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो हुँ, कोलेजन ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से आपको एजिंग आती है, हुँ, ठीक है? कोलेजन होता क्या है? इट इज़ द बिल्डिंग मटीरियल ऑफ द बॉडी यानी हुँ, कि जो सीमेंट है आपकी बॉडी का, जो ब्लॉक्स हैं, वो कोलेजन है। हुँ, कोलेजन जो है आपकी स्किन को फर्म भी रखता है, पानी भी एब्ज़ॉर्ब करके रखता है, तो उसकी वजह से एक एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी आता हुँ, है। अब आते हैं उसकी सप्लीमेंटेशन के बारे में। कोलेजन स्टिमुलेशन होती कैसे है? आपको कट लगता है, हुँ, तो जो वो कोलेजन स्टिमुलेट करके आपकी स्किन को वापस से हील कर देता है, तभी तो आपका जो घाव होता है वो भर जाता है, हुँ, ठीक है? कोलेजन यही है। तो लेकिन जब हम उसको स्किन के ऊपर बात करते हैं, तो उसकी स्टिमुलेशन के लिए भी हमें माइक्रो इंजरीज़ करनी पड़ती है स्किन में, ठीक है? अच्छा। वो लेज़र्स के थ्रू हो सकता है, माइक्रो नीडलिंग के थ्रू हो सकता है या जो टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, आरएफ वगैरह आता है, हाइफू आता है, उससे होता है। हुँ, अगर आप कोलेजन को खा रहे हैं, अनफॉर्च्युनेटली वो उतना इफ़ेक्ट नहीं देता। रिसर्च इतनी अच्छी नहीं है इसके ऊपर, जो कोलेजन सप्लीमेंटेशन पे बहुत अच्छी रिसर्च नहीं है। कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने रिसर्च आर्टिकल्स लिए हैं, पर उनकी भी जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे उसमें, वो बहुत कम थे। हुँ, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे पास इतना कोई आई वुड से कि इतनी हमारे पास फुल प्रूफ रिसर्च स्टडी नहीं है कि हम बोलेंगे कि कोलेजन खाने से आपको आपकी स्किन बेटर हो जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत सारे ये जो कोलेजन सप्लीमेंटेशंस होती हैं, इनमें मल्टीविटामिन साथ में होते हैं, हुँ, ठीक है? और कोलेजन जो होता है उसका जो सोर्स है ओरिजिनली वो एनिमल सोर्स होता है, ठीक है? हुँ, उसमें आता है आपका फिश, पोल्ट्री और बीफ। इंडिया में बीफ अवेलेबल नहीं है, तो हुँ, आपके पास पोल्ट्री यानी कि हेन जो बर्ड्स होता है हुँ। वो और फिश बेस्ड आते लेकिन हैं। आज के टाइम पे उनको भी तो उस तरह की जो उनको फीड दी जाती है, वो भी तो मिलावटी है। फिश कंपैरेटिवली बहुत ईज़ी फिश होता है। को अगर छोड़ आप के। हाँ, फिश को अगर आप देखोगे उसमें हुँ, उसको इतना कुछ वैसा नहीं हैन की दिया बात जाता। कर रहा हूँ हाँ, मैं। हाँ, हाँ। अब इसमें क्या होता है कि जो ये डिराइव्ड होता है आइडियली वही हुँ, होता है। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड आया है वो ये है कि वेज कोलेजन कुछ नहीं होता है। हुँ, वो प्रिकर्सर्स होते हैं। प्रिकर्सर्स का मतलब होता है कि आपने ये मल्टीविटामिन डाला यानी कि आपने इंग्रीडिएंट्स डाले और आपकी सब्ज़ी तैयार हो गई। हुँ, ठीक है? तो वो वही है, वो इंग्रीडिएंट्स हैं। तो वो आपकी कोलेजन स्टिमुलेशन में हेल्प करेंगे। हुँ, तो वो इट इज़ द सेम एज़ मल्टीविटामिन जो आप पहले ले रहे थे। हुँ, अभी लेकिन जो हम बोलते हैं कि फिश कोलेजन है या ये सब है, कुछ कुछ ब्रांड्स ने जो स्टडीज़ की हैं, उनमें देखा गया है कि रिज़ल्ट आया है, यानी कि हुँ, आपकी कोलेजन प्रोडक्शन डेफिनिटली बेटर हुई है। हुँ, बट हम उसको 100% नहीं बोल सकते कि इट इज़ बिकॉज़ ऑफ कोलेजन, इट कुड बी बिकॉज़ ऑफ कोलेजन और मल्टीविटामिन का जो मिक्स दिया गया है। हुँ, क्योंकि कोलेजन मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा होता है, वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता। हुँ। तो इसीलिए मतलब अब आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कोलेजन की कॉस्टिंग ₹300 से लेके 3000 10,000 तक 10,000 तक जा 10,000 रहे हैं। तक गई हुई है। ठीक है? तो उसमें डिफ़रेंस जो है वो यही है। सो इसीलिए क्या और दूसरा सप्लीमेंटेशन के ऊपर मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि सप्लीमेंटेशन ना रेगुलराइज़्ड नहीं है बहुत अच्छे से। जैसे आपकी हुँ, मेडिसिन्स रेगुलराइज़्ड है ना, तो सप्लीमेंटेशन उतने अच्छे से रेगुलराइज़ नहीं है, उसपे गवर्नमेंट की इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं कि क्या डाला गया है। तभी काफ़ी बार आपकी 500 एमजी की जो विटामिन सी की टैबलेट है उसमें 20 एमजी भी हो सकता है, क्योंकि उसकी हुँ, रेगुलराइज़ेशन इतनी अच्छी नहीं है बाय गवर्नमेंट। सो सप्लीमेंटेशन फूड्स में आता है ना, इसलिए उसकी रेगुलराइज़ेशन उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है जितनी आपका ड्रग्स की होती है, जैसे आपके एंटीबायोटिक की हुँ। होगी। इसीलिए जो ये कॉस्टिंग डिफरेंस भी आता है वो इसी वजह से है। तो फिर अब आप क्या सजेस्ट करोगे कोलेजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? डिपेंड करता है, आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही लो, आइडियली। ओके।
रादर देन ऐसे, क्योंकि लोगों को काफ़ी बार प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी आता है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट का मतलब है कि आप ले रहे हो और आपको लगता है वो मेरी स्किन तो अच्छी लग रही है, हुँ, लेकिन वो प्लेसिबो आपकी बॉडी को ही ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी बार कुछ प्लेसिबो का मतलब होता है, काफ़ी बार कुछ रिसर्च में ऐसे करते हैं कि हम एक जो स्टडी ग्रुप है उसको दवाई देते हैं और एक हुँ, को स्टडी ग्रुप को बस ऐसी एक पिल दे दी जाती है जिसमें कुछ नहीं होता। हुँ। लेकिन दोनों में आपको रिज़ल्ट्स दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका माइंड आपका वैसा चल रहा होता है। आपको लगता है आप बेटर हो रहे हो साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली और आप बेटर हो जाते हो। मिथ्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का ये मिथ भी है कि अगर हम कहीं तीर्थ स्थानों पे जाएँ, तो वहाँ पे जाके हमारी स्किन की जो भी बीमारी होती है, वो ठीक हो जाती है। तो आपको क्या लगता है मैम, ये सच है या क्या है? कुछ जगहों पे ये सच है। अगर आप देखोगे कि बहुत सारे तीर्थ स्थान जहाँ पे ये होता था कि स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक हुँ, होती थी, वहाँ पे नेचुरल वाटर आता था। हुँ, नेचुरल स्प्रिंग हो गया या हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो गए ना, जो हुँ, पानी के हुँ, बीच में से निकल रहे हैं। तो उनमें कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो हील करते हैं। साथ में जो वहाँ की मिट्टी होती है, सिर्फ़ हुँ, पानी नहीं होता। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि वो आपको अगर स्किन का इश्यू है, सोरियासिस का इश्यू है, तो एक तीर्थ स्थान है जहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ की मिट्टी है वो लगाते हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसे सेंटर्स भी हैं, आयुर्वेदिक सेंटर्स जो चल रहे हैं। वहाँ पे वो हुँ, आपको सात्विक डाइट देते हैं, हुँ, आपको वही खाना होता है। आई थिंक कुछ 3 हफ्ते का प्रोग्राम होता है। तो वहाँ पर वो आपको सात्विक डाइट देते हैं और आपको वहीं रहना होता है, वही सुबह 5 बजे उठना होता है और उस तरीके का। एंड देन वो आपको मिट्टी वगैरह देते हैं, पानी, और उससे लोगों को इफ़ेक्ट आया है। हुँ, व्हाई? बिकॉज़ उनमें कुछ इस तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, काफ़ी बार सिलिका होता है उसके अंदर, हुँ, जो कि स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तो ये जो इस तरीके की चीज़ें बनाई गई थी, वो झूठ नहीं था, वो मिथ नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अब कंपैरेटिवली कम हो गया है, क्योंकि वही जैसे मैंने बोला, पॉल्यूशन लेवल कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हुँ। हो गया है, लाइफ़स्टाइल उस तरीके का नहीं है। 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट आपको 3 साल तक रिज़ल्ट्स नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए चीज़ें कंपैरेटिवली थोड़ी-सी कम हो गई। अब हम बात करते हैं डाइट के बारे में कि मतलब मान के चलो किसी की स्किन नॉर्मल है मेरी तरह, किस तरह की डाइट लूँ कि मेरी एजिंग रुक कम हो जाए, रुक तो नहीं सकती बट कम हो जाए। जैसे कि मतलब मैं 50 साल का होऊँगा तो ऐसा फ़ील हो कि 35 या 37 का ही हूँ अभी। तो क्या प्रेफ़र करोगे इसके लिए? आई थिंक बीच-बीच में जो ये फास्टिंग होती है ना, जो हुँ, हमारे पहले भी हुआ करती थी, आपको याद है? कोई जो हमारी मदर्स हैं, कभी पूर्णमासी का व्रत रख रहे हुँ, हैं, हुँ, कभी हुँ। कास्ती का व्रत रख रहे हैं, ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होती थी, जो कि एक सर्टेन डेज़ पे की जाती थी। अगर आप इसका हुँ, साइंटिफिक रीज़न देखो, वो ये होता है कि किसी टाइम पे आपका, जैसे अगर हम करते हैं कि पूर्णमासी का व्रत जो बोलते हैं हुँ, हम लोग, तो उसमें क्या होता है, फुल मून होता है। हुँ, आपका जो वाटर होता है ना बॉडी में, हुँ, वो चार्ज्ड अप होता है, हुँ, क्योंकि मून जो होता है वो आपके पानी को अफ़ेक्ट करता है, हुँ। वाटर वेव्स को, जी, ओशन करंट्स को, है ना? तो हाँ। बॉडी में भी तो वाटर है, तो उसको भी अफ़ेक्ट करता है। तो उसी टाइम पे फास्टिंग करना बेटर होता था, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो ढंग से एब्ज़ॉर्ब नहीं होता था। सो तो ये रीज़न्स होते थे। तो फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप हुँ। हफ़्ते में 1 या 2 बार करें, वो बहुत अच्छा लेकिन लोग एंटी आज के एजिंग। टाइम पे जो फास्टिंग कर रहे हैं, वो उसमें तो खाते रहते हैं, कभी वो फ्रूट्स इन खा रहे हैं, वो तो उसको तो फास्टिंग नहीं कहेंगे ना। नहीं, मैं पहले ज़माने की ही बात कर रही थी। मतलब कुछ भी नहीं उस करना तरीके का, एटलीस्ट हाँ, हाँ, हाँ। आप कितनी देर की फास्टिंग रिकमेंड जैसे करोगे? बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होते हैं, वो भी हाँ, बुरी नहीं होती है, ठीक है? हुँ, तो अगर आप यही हम मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये सारे ट्रेंड्स वही हैं जो पहले थे। हुँ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे 7 बजे खाना खा लेते थे, ठीक है? हुँ, उनका डिनर 12 बजे तक नहीं चलता था। 7 ओ क्लॉक वही सूरज ढलने से पहले खाना खा लिया जाता था। हुँ, तो वो, और उसके बाद जब वो सुबह उठते थे, उसके बाद में पूरा रेडी होके नाश्ता किया जाता था, राइट? तो वो आपकी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग ही होती थी, जो हुँ, 14-15 घंटे की चल जाती थी। हुँ। तो वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है बॉडी के लिए, अब मैं भी ठीक है? करूँगा। एजिंग को तो छुपाने एक, के लिए। हाँ, ये है। अगर आप ये नहीं कर सकते, तो जैसे आपकी बेसिक फास्टिंग्स होती हैं, आई थिंक ओके, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो आपका डिटॉक्स करता है। बाय हुँ, फास्टिंग आई डोंट मीन कि आप फ्राइड खाओ, हुँ, आलू खा लो, वैसा खा लो, वो नहीं। हुँ। बहुत सारे, प्रॉपर फास्टिंग। हाँ, प्रॉपर फास्टिंग। बहुत सारे होते हैं जिसमें नमक छोड़ते हैं लोग, है ना? हुँ, कोई ऐसे दिन होते हैं नमक नहीं खाते, चीनी नहीं खाते। दैट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ फास्टिंग ओनली, कि आप हुँ, एक टाइप ऑफ ग्रेन आप छोड़ रहे हो। तो वो हुँ, बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि आपकी बॉडी को रेस्ट देता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। एक आप ये चीज़ करो। हुँ। दूसरी चीज़ जो है वो है कि आप अपने डाइट में सॉल्ट इंटेक और वाटर इंटेक को, सॉरी, सॉल्ट इंटेक एंड शुगर इंटेक को कम कर दो। कम कर दो या कम, कम। क्योंकि ऐसा बोला जाता है आज के टाइम पे इवन हर कोई बंदा बोलता है, हम ज़्यादातर लोग तो सेलिब्रिटीज़ को ही फ़ॉलो करते हैं। वो बोलते हैं कि व्हाइट चीज़ें जितनी उन सबको छोड़ दो। हाँ, शुगर करेक्ट, को करेक्ट। क्योंकि मेरी किसी से बात हो रही थी, मेरी एक फ्रेंड है, मुंबई में रहती है, तो मेरे को बोलती है कि यार शुगर तो 1 महीना बंद कर दे टोटली, ठीक है? मतलब व्हाइट शुगर टोटली बंद कर दे, तो अपनी एनर्जी देख ले, अपनी स्किन देख ले, हर एक चीज़ में तेरे को डिफरेंस दिखने लग जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो हम शुगर का इंटेक कर रहे हैं, उसका सच में इतना इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी हाँ, के ऊपर? बिल्कुल। क्योंकि जो शुगर होती है ना, वो आपकी बॉडी में एक रिएक्शन करती है, जिसको हम ग्लाइकेशन बोलते हैं, ठीक है? हुँ, तो वो ग्लाइकेशन आपका वो क्या होता डीएनए, है ग्लाइकेशन? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री, वो ओके, ओके, रिएक्शन, ठीक है? ठीक अब मैं उसको समझा नहीं सकती, वो केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूलाज़ दैट इज़ लिखने डिफरेंट पड़ेंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन आप जो भी ये सुन रहे हैं, वो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है? रिसर्च कर लेंगे। हाँ, ग्लाइकेशन रिएक्शन होती है, जिसकी वज़ह से आपका डीएनए नेचर्ड हो जाता है,
डीनेचर। यस, डीएनए ब्रेकेज बोलते हैं अच्छा, उसको, ठीक है? ब्रेकेज, ओके। मतलब चेंज हो जाता है एक हुँ, तरीके से ना, तो वो आपकी एजिंग को फास्टर कर सकता है। तो उन रिएक्शंस को कम करने के लिए शुगर को आपको छोड़ना पड़ता है, हुँ, ठीक है? तो अगर आप चीनी छोड़ देते हैं, हुँ, बिल्कुल छोड़ देते हैं, हुँ। ज़ीरो यानी कि व्हाइट शुगर, हम वो फ्रूट शुगर वो उसको उसकी बात छोड़ नहीं कर रहे हाँ, हैं, फ्रूट्स में आप खा सकते हो, बाकी चीज़ें जो आप नेचुरल रिसोर्सेज़ में आपको मिल रहा है, आप वो ले लो। हुँ, लेकिन जो हम एडेड बोलते हैं ना, ये ब्राउन शुगर हो गया या व्हाइट शुगर हो गया, वो सब अगर आप छोड़ दो और आप बेसिक पे चले जाओ, जो हमारा गुड़ या जैगरी है, अगर किसी को खाना है तो। हुँ। अगर आप प्रॉपर्ली छोड़ सकते हैं, तो डेफिनिटली आपको चेंजेस दिखेंगे स्किन के ब्राउन अंदर। शुगर ले सकते हैं या वो भी छोड़ देनी चाहिए? कंपैरेटिवली तो वो भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो भी आजकल जिस तरीके की बन के आ रही है, रिफाइन तो होके आ रही है। रिफाइंड होके आती है। ओह! लेकिन कुछ लोग शक्कर वगैरह लेते हैं, हुँ, और अगर आपको सोर्सेज़, जैसे मैंने बोला, सोर्सेज़ पता है कि कहाँ से आ रही है, तो इट इज़ बेटर। अदरवाइज़ आप यू कैन सर्वाइव विदाउट शुगर। ऐसा शुगर कोई नेसेसिटी नहीं है हमारी लाइफ हुँ, में। नमक की फिर भी नेसेसिटी होती है, ठीक है? हुँ, शुगर की उतनी नेसेसिटी नहीं है। और अगर आपका सॉल्ट इंटेक भी शाम को 7 बजे के बाद अगर नहीं, आप कम कर दो, बंद कर दो ना, हुँ, तो भी आपको स्किन में चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि वाटर रिटेंशन नहीं होती है, ब्लोटिंग ओके। नहीं होती है। सो फ्रूट्स किस तरह के फ्रूट्स हमें लेने चाहिए जिससे हमारी स्किन का ग्लो और बढ़े मैम? विटामिन सी रिच प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे होते हैं, जैसे और आँवला हो गया, लेमन हो आंवला गया हो गया, संतरे हो गए, संतरे हो गए, लेकिन सीज़नल। सीज़नल फ्रूट्स। सीज़नल फ्रूट्स आपकी बॉडी ना अच्छे से एडजस्ट करती है, कि सर्दी के टाइम पे जो फ्रूट्स आते हैं, गर्मियों के टाइम पे जो फ्रूट्स आते हैं, वो अगर लोगे तो और साथ में हम हमेशा बोलते थे लोकल प्रोड्यूस जो होता है ना, जो हुँ, रीजनल होता है आपका। अब आप यहाँ पे बैठ के आपको अर्जेंटीना की चेरी खानी है, तो वो पता नहीं अब कितने, क्योंकि वहाँ से आएगी, फ्रोज़न होगी, हाँ। किस तरीके का होगा, वो नहीं। जो आपका लोकल और फ्रेश प्रोड्यूस है, वो हमेशा स्किन पे बेटर काम करता है। तो आपने एक तो बोला अपने फ्रूट्स में विटामिन सी वाले और किस तरह के फ्रूट्स लेने चाहिए? कलर्ड जो होते हैं ज़्यादातर कलर्ड, हाँ, कलर्ड जो होते हैं, वो कलर्ड वेजिटेबल्स ऑल्सो, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, जो जैसे कलर्ड, कि फॉर जैसे वो एग्ज़ाम्पल कैप्सिकम्स वगैरह आते हैं ना, कैप्सिकम रेड हो गया। पेपर, बेल पेपर्स वगैरह आते हैं, वो हुँ, सब, कैरट हो गई, हुँ। तो ये सारी चीज़ें जो भी कलर्ड होती हैं, ये हमेशा जो मतलब कहते हैं ना, आँखों को देखने में अच्छी लग रही है, तो वो स्किन के लिए भी अच्छी अच्छा होती मतलब है। जो आँखों को देखने में अच्छी लगी वो ले लो सही है। हाँ, है ना? पर सीज़नल, पर सीज़नल सीज़नल बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हमारी बॉडी को मतलब हमारी स्किन को अच्छा बनाएगा, है हाँ, ना? हाँ, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम मुँह पे जितना मर्ज़ी लगा लो, लेकिन जब तक तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं होगी ना तब तक तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, है ना? ये बिल्कुल। बात सही है ना? डाइट और लाइफ़स्टाइल आई वुड से, अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, आपका स्लीप पैटर्न बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो कुछ नहीं दिखेगा स्किन के ऊपर, क्योंकि स्किन को भी रेस्ट की ज़रूरत है ना। अगर आप हुँ, अच्छे से सोते हैं, आपका मूड नेक्स्ट डे ठीक होता है, हुँ। करेक्ट? वही स्किन का भी हाल हर है दिन ना। ठीक नहीं होता ना। जिस दिन अच्छी नींद पड़ी, वो तो हम स्ट्रेस की बात नहीं ना कर रहे हैं। अगर स्ट्रेस में हो तो हाँ। भी, जैसे साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है, स्किन इज़ आल्सो एन ऑर्गन, हुँ, वो भी वैसे ही इम्पैक्ट होती है। अगर आप स्ट्रेस में हो, तो स्किन पे भी वही असर दिखता है। ओके। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग-अलग तरह के मिथ्स हैं तो आप उनके बारे में बताइएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्किन पे ना टैपिंग करने से रिंकल्स कम हो जाते हैं। ये रि टैपिंग टैपिंग क्या हुआ, टैपिंग सॉरी? मतलब ऐसे ना ऐसे ऐसे-ऐसे करने से अच्छा, या अच्छा। कुछ है ना, टैप करने से मतलब अच्छा, रिंकल्स कम ओके, हो ओके, जाते हैं। ओके, ओके। क्या ये सच है? क्या है नहीं, मतलब? नहीं, नहीं। सी जो क्या हम, रीज़न क्या है इसका? क्योंकि वो क्या करेगा? व्हाट विल इट डू अच्छा बहुत सारे ऐसे आइडियली? बोलते हैं ना ये वाली एक्सरसाइज़ करो आपकी एजिंग कम होगी। मैंने रील देखी थी अभी रिसेंटली। आई थिंक वो इसका फेस योगा वगैरह के लिए कहते हैं, कि जिस तरीके की एक्सरसाइज़ेज़ की आप बात कर रहे हो, आई थिंक हुँ, वो फेस योगा के लिए कहते हैं। फ्रैंकली वो एजिंग को रिवर्स नहीं कर सकता। हुँ, वो नहीं करता है। बहुत लोगों में हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग जो थे जिन्होंने इस तरीके के प्रोसीजर्स किए, उनका बेसिकली फैट जो है स्किन के ऊपर, आपकी स्किन होती है, उसके हुँ। नीचे फैट पैड्स होते हैं, फिर आपका मसल होता है। तो फैट भी आगे-पीछे हो सकता है। तो जो लोगों को लगता है कि बहुत मसाज करके, बहुत खींचने की वज़ह से स्किन बेटर हो जाएगी, तो नहीं। जो आपने मेरे को टैपिंग की बात करी, आई थिंक वो उसके साथ कंपैरिज़न में है, कि चीज़ों को बहुत मसल के मत लगाओ, जस्ट टैप करो तो स्किन बेटर रहती है। तो वो डेफिनिटली दैट इज़ ट्रू। अच्छा सनस्क्रीन के बारे में हमने बात नहीं करी, थोड़ा-सा इसमें हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हम अंदर बैठे हैं तो सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे ऊपर यूवी रेज़ तो पड़ नहीं रही हैं। तो क्या ये मिथ है कि हमें अंदर बैठ के नहीं लगानी चाहिए सनस्क्रीन, जब हम बाहर जाएँ तभी हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी है, चाहे आप अंदर हैं या बाहर हैं, क्योंकि रोशनी तो आ रही है ना, मैं आपको देख पा रही हूँ, सन रेज़ को देख पा रही हूँ। तो रेज़ तो लेकिन हैं। उतनी तो नहीं आ रही ना, नहीं जितनी बाहर है। नहीं, उतने में तो आप बहुत ज़्यादा टैन हो जाएँगी ना। अगर आप उतने लेवल की बात करें, तो फिर तो आप मतलब, अगर आप हर दिन धूप में बाहर खड़े रहेंगे, तो आप काले ही हो जाएँगे ना। हुँ, टैनिंग कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी, पर हम टैनिंग की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम सन हुँ, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो उसमें, और यूवी रेज़ की जब हम बात करते हैं, वो आपकी लाइट्स के थ्रू भी होती है, वो आपके कैमराज़ में होती है। वो जैसे ये लाइट्स आपने लगाई हुई हैं, इनके अंदर भी होती है। तो सन प्रोटेक्शन, चाहे आप घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, आपको ज़रूरी है। ओके। पोर्स के बारे में हमने बात नहीं की, वो ओपन और क्लोज़ रहते हैं।
तो उसको वो कहते हैं कहीं न कहीं उसका ना जो हम स्किन केयर की जो रूटीन फ़ॉलो करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसका कुछ इफ़ेक्ट उसके रीज़न की वज़ह से रहता है, तो क्या होता है ये मतलब बेसिकली? पोर्स हर एक के स्किन पे होते हैं। हाँ। ओपन एंड क्लोज़ पोर्स जब हम बात करते हैं वो ये जैसे किसी की ऑयली स्किन होती है उसके पोर्स थोड़े से ओपन रहते हैं क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन बड़ी ज़्यादा होती है। हुँ, और जब आपकी एजिंग होती है, यानी हुँ, कि आपकी स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है तो आपके पोर्स ज़्यादा विज़िबल हो जाते हैं क्योंकि वो क्लोज़ नहीं रहते ना, स्किन आगे-पीछे की लूज़ हो गई तो वो खुल जाते हैं। हुँ, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 तरीके का है। एक है वही घर पे जैसे आपने बोला कि सीरम्स यूज़ करो उसमें हम हुँ, एएचए, बीएचएस बोलते हैं उनको। तो आप वो सैलिसिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक हुँ, एसिड्स इस तरीके के अगर आप सीरम्स वगैरह यूज़ करेंगे, रेटिनॉल यूज़ करेंगे, विटामिन सी और सन प्रोटेक्शन बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट है। तो आपका पोर साइज़ जो होता है ना वो मेंटेन रह सकता है और रिड्यूस्ड रह सकता है। ये हम यंग पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। हुँ, अगर हम एल्डरली की बात करें यानी कि हुँ, 45 एंड अबव हुँ, तो स्किन में एजिंग हो गई और अगर पोर्स विजिबल होते हैं तो उसमें प्रोसीजर्स पे जाना पड़ता है। वही हुँ। अगेन कोलेजन स्टिमुलेशन करनी पड़ेगी थ्रू प्रोसीजर्स माइक्रोनीडलिंग, लेजर्स, आरएफ तो उससे पोर साइज़ जो है हम उसको कम कर सकते हैं। आपने ये सुना है मैम कभी चलो ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं कि जब हमें पिंपल्स आते हैं, उसके ऊपर ना हमें टूथपेस्ट लगा देनी चाहिए, उससे हुँ, हुँ, पिंपल बैठ हुँ। जाते हैं। क्या ये सच में वर्क करता है? नहीं, ये काम नहीं करता है तो फ्रैंकली। फिर क्यों लगाते हो? नॉर्मली क्या होता है जो टूथपेस्ट हम जब लगाते हैं ना तो वो हाँ। क्या करता है ऑयल जो होता है सिक्रीट कर देता है, तो वो हुँ, ना ड्राई अप हो जाता है। इट्स लाइक अ स्पॉट ट्रीटमेंट। लेकिन स्पॉट ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, तो ये टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स आती हैं, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड ऑइंटमेंट्स आती हैं, जो आप लगाओ जिससे आपका वो एक्ने जो है वो ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर लाइक पिंपल हो गए तो तुम अपना थूक लगा लो, सलाइवा लगा लो, एंटीबैक्टीरियल है के ना? लिए इसलिए ऐसे करते थे बट उसमें क्योंकि सलाइवरी में भी एंजाइम्स होते हैं, तो ये सब काम नहीं करता। मैंने बोला अब इतनी अच्छी चीज़ें आई हैं, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? ये लोगों के मिथ है ना कि क्यों जाए हम, क्यों खर्चे पैसे? यहीं से जब हो रहा है अपनी बॉडी पर की उससे ट्रीटमेंट। उससे ठीक नहीं होता ना, अगर होता तो हम लोग भी यही रिकमेंड नहीं करते। फिर तो सलाइवरी बेस्ड क्रीम्स बनी हुई होती, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ओके। ऑयली स्किन को क्या मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है? पड़ती है, ज़रूर पड़ती पड़ती है, है। पर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र। ऑयली स्किन में क्या होता है, आपके जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना, वो थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, तो वो ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप एक लाइट मॉइस्चराइज़र या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स बोलते हैं, वो यूज़ करोगे तो आपका ऑयल प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। अच्छा, लोग ना जैसे हम कोरियन स्किन की बात कर रहे थे, तो लोग बोलते हैं कि जैसे घर पे हम नुस्खे करते हैं। हुँ, तो लोग हुँ। बोलते हैं कि राइस वाटर लगाओ, ठीक है? उससे आपकी स्किन का ग्लो बढ़ेगा। क्या सच में इसका होता है इफ़ेक्ट, मतलब बढ़ता है ग्लो या नहीं? ये काम करता है जिनकी नॉर्मल स्किन हो, यानी कि हुँ, आपकी हेल्दी स्किन है मैं बेसिकली। कर सकता हूँ? अगर आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, तो आप कर सकते हो। मेरी ऑयली स्किन है थोड़ी। हाँ, उसमें राइस वाटर काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, हुँ, यानी कि कोई भी चीज़ लगाने से इरिटेट हो जाती है, हुँ, लाल हो जाती है, ख़ारिश है स्किन के ऊपर, तो नहीं, फिर घर के नुस्खे मत करो। ड्राई स्किन वालों को भी घर के नुस्खे नहीं करने चाहिए, सबसे सेफ होता है ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑयली स्किन की बात कर रही हूँ, एक्ने एक्ने वाली स्किन की नहीं। हुँ, ऑयली स्किन में ऑयल प्रोडक्शन अच्छी होती है, तो आपकी स्किन ना हेल्दी होती है। हुँ, ऑयली स्किन का एक बेस्ट बात ये भी है, चलो एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उनकी एजिंग भी स्लो होती है कंपैरेटिवली। हुँ, क्योंकि आपकी बॉडी का जो अपना ऑयल है ना, वो ग्रीस की तरह काम करता है। तो फाइन लाइन्स, रिंकल्स इतनी जल्दी डेवलप नहीं होते। तो ओके। इसीलिए जो चांसेस है ना कि कोई प्रोडक्ट की वजह से इरिटेशन होना वो भी कम होती है, ऑयली और नॉर्मल स्किन पे। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है या सेंसिटिव है, लाल हो जाती है, बहुत खुश्क रहती है, उस पे अगर आप घर के नुस्खे करोगे तो इतना काम नहीं करता, वो रिएक्ट कर सकता है। ओके, सो हॉट वाटर्स के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं? हॉट वाटर से मतलब हम फेस वॉश कर सकते हैं? नहीं, आपको हमेशा कोल्ड वाटर से फेस वॉश ओके, करना चाहिए, इसमें एक हॉट वाटर से नहीं। लोग आज के टाइम पे आपने आइस बाथ का बड़ा ट्रेंड देखा हुँ, हुँ, होगा। हुँ, हुँ, कितना हुँ। इफेक्टिव होता है और मतलब आइस बाथ हमें मंथ में कितनी बार करना चाहिए या पूरे साल में कितनी बार करना चाहिए? सी आइस बाथ जनरली जो होता है हुँ, अभी तो आप अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे जिन्होंने इसका काफ़ी प्रमोट किया है बिकॉज़ हुँ, उसके बेनिफिट्स होते हैं। हुँ, अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में तो ये बड़ी देर से था, हुँ, है ना? वो आइस बाथ वगैरह देते थे हुँ, क्योंकि मसल रिकवरी बहुत अच्छी होती है। हुँ, दूसरा होता है कि वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है यानी कि हुँ, आपकी फुल बॉडी में ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हुँ, हैं। तो उसकी वजह से एक तरीके का आपका जो स्किन है उस पे डिटॉक्सिफाई होता है। हुँ, तीसरा जब हम मसल रिकवरी की बात करते हैं तो जब भी जो स्पोर्ट्स वगैरह वाले होते हैं हुँ, उनको मसल ब्रेकडाउन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है उसमें, ठीक है? जब आपका कुछ भी आप वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, तभी तो आपको मसल में पेन नहीं होती है जो, हुँ, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट। तो वो जब हम लोग मसल को वापस से कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हुँ, ठीक है? जब हम लोग आइस बाथ्स देते हैं, तो उसकी वजह से ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये कम हो जाते हैं, तो ये रिकवरी में हेल्प करता है। रिकवरी हुँ, में तो हेल्प करता है, स्किन पे जब आप आइसिंग करते हैं, तो आपको दिखेगा कि फेस के ऊपर थोड़ा-सा ग्लो आ जाता है। हुँ, सो दिस इज़ द ओनली थिंग लेकिन हम जब हम ये हम मैंने आपसे फुल बॉडी की बात की है। हुँ, जब ओनली हम फेस। जब हम ओनली फेस की बात करें तो नॉर्मल वाटर। आइस वाटर से नहीं आपको मुँह धोना चाहिए क्योंकि वो स्किन को इरिटेट कर सकता है, ठीक है? हुँ, तो आइस वाटर जैसे मैंने ये आई थिंक कुछ सेलिब्रिटीज़ ने ये ट्रेंड दिया था कि हुँ, मेकअप करने से पहले अपना फेस जो है वो हुँ, आइस वाटर में डालो और फिर करो। वो काम करता है क्योंकि वो पोर्स को श्रिंक कर देता है,
ठीक है? ओके, वो पोर्स क्योंकि जब आपने ठंडे पानी में डाला तो आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं श्रिंक हो स्किन है ना? जाएँगे। और फेस के ऊपर जो स्वेलिंग होती है, हुँ, ब्लोटिंग जिसको हम बोलते हैं, जो फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है। हुँ, पीरियड्स आने से पहले होती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के टाइम पे हुँ, होती है या कुछ इस तरीके से खाया हो तो फेस के ऊपर लोगों को ऐसे पानी सा दिख भरा हुआ फेस दिखता हुँ। है। तो वो भी अगर आप आइसिंग करोगे तो वो ब्लोटिंग चली जाएगी। तो फेस थोड़ा कॉन्टोर्ड दिखता है, पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, तो जो मेकअप होता है वो बेटर सेट होता है। बट अगर आप रोज़ आइस से ही मुँह धोओगे तो वो डेफिनिटली आपकी स्किन को इरिटेट कर देगा। सो नॉर्मल वाटर से मुँह धोना है। सो 3 या 4 टाइप्स की स्किन होती है। एक होती है ड्राई, एक होती है सेंसिटिव और एक होती है ऑयली स्किन, ठीक है? सो आप इन तीनों के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो कि इनको किस-किस तरीके से बेटर कर सकते हैं? जो ड्राई स्किन होती है उसमें यही है कि आप मुँह धोते हो और हुँ, आपको स्किन जो है अपनी ड्राई दिखती है, हुँ, खिंचती है, ठीक है? तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा थिक मॉइस्चराइज़र हुँ, आप यूज़ कर सकते हैं। इंग्रीडिएंट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है शिया बटर, कोको बटर, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें, पेंटाविटामिन ये हुँ, सब आप यूज़ कर सकते हैं। बट जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होना चाहिए मॉइस्चराइज़र, हुँ, ठीक है? तो लगाते हुए मतलब क्रीम की तरह होना चाहिए। हुँ। वो और सनस्क्रीन ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी काम करती हैं। फिर हम बात करते हैं ऑयली स्किन की। ड्राई स्किन में क्या एक लोग बोलते हैं ना कच्चा दूध भी लगा सकते हो, वो लगाना चाहिए या नहीं? कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, वो हुँ, एक्सफोलिएशन की तरह काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने में। और ठीक है? दही, कर्ड दही का भी सेम है। सेम है, हुँ, ओके, हुँ, ठीक है। हुँ। सो नेक्स्ट सो फिर दूसरा आता है ऑयली ऑयली स्किन या का। ऑयली स्किन में ऑयल प्रोडक्शन कंपैरेटिवली हुँ, ज़्यादा होती है, तो उसको कम करने के लिए आप कोई फेस वॉश यूज़ कर सकते हो फ़ोम बेस्ड, ठीक है? फ़ोम बेस्ड, फ़ोम बेस्ड फेस वॉश ओके। यानी कि जो झाग बनाता है। हुँ, वो वाला फेस वॉश आइडल मुँह धोने का टाइम 15 टू 20 सेकंड्स बहुत होता है। को हुँ। 1-1 2-2 मिनट तक फिर नहीं लोग लगे इतने रहना ज़्यादा है। रगड़ते नहीं, रहते नहीं, हैं, वो नहीं, सिर्फ़ 15 से 20 मिनट काफ़ी तो होते हैं। ज़्यादा रगड़ने से क्या स्किन इरिटेट हो जाती है, ओके, ठीक है? और बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है। तो हुँ, ऑयली जो ये मैंने ऑयली स्किन में इसलिए बोला क्योंकि ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं ना, वो 1-1 डेढ़-डेढ़ मिनट तक फेस धोते रहते हैं ताकि क्योंकि ऑयल उनको बाहर लगता आए। है कि ये ऑयल पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा, हुँ, पर वो नहीं करना चाहिए, ठीक है? वो करके उसके बाद मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन आप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन के लिए फ्लूइड बेस्ड या जेल बेस्ड हुँ, मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करो एंड सनस्क्रीन डेफिनिटली बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट है। अगर एक्ने का इसमें इश्यू है साथ में, तो कुछ सैलिसिलिक एसिड या नाइसिनामाइड इस तरीके की चीज़ें आती हैं, वो इंग्रीडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। हुँ, नॉर्मल स्किन आती है एक, हुँ, नॉर्मल स्किन मतलब ना ज़्यादा ऑयली है, ना ज़्यादा ड्राई है। इनका सब अच्छा ही रहता है। इनकी स्किन में जैसे आपने सुना होगा कुछ आपके दोस्त होंगे ऐसे जो बोलते हैं यार मैं तो कुछ भी लगाऊँ कोई मतलब ऐसी ही रहती है मेरी स्किन। हुँ, कुछ मेरे को कोई एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोई इश्यू नहीं है। वो नॉर्मल स्किन वाले लोग होते हैं। उनके लिए बस एक बेसिक वही मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन काफ़ी होता है। हुँ, फिर आती है सेंसिटिव स्किन। हुँ, सेंसिटिव स्किन आ गई जिसको रेडनेस हो जाती है, कोई हुँ, प्रोडक्ट यूज़ किया तो उसकी वज़ह से इरिटेशन हो गई। ये जो भी प्रोडक्ट खरीदें, इनको उसकी खुशबू देखनी है पहले, फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? फ्रेग्रेंस नहीं होनी जो हाई फ्रेग्रेंस ओके, वाले प्रोडक्ट होंगे ना, वो इनको इरिटेट करेंगे। सेंसिटिव स्किन वालों सेंसिटिव को, स्किन वालों को, ओके, ठीक है? तो वो रखना है। प्रोडक्ट्स जो इनके ऊपर बड़े अच्छे काम करते हैं, वो है पेंटाविटिन, ठीक है? और एक आता है सेंटिला एशियाटिका करके एक चीज़ आती है। तो वो ये इंग्रीडिएंट्स ये चूज़ कर सकते हैं। अच्छा-सा बेसिक मॉइस्चराइज़र और अगर सनस्क्रीन है तो फिज़िकल सनस्क्रीन, ठीक है? सनस्क्रीन्स की टाइप्स आती हैं, उसमें फिज़िकल सनस्क्रीन ये यूज़ करें सेंसिटिव स्किन वाली। फिर आती है कॉम्बिनेशन स्किन। ये क्या कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन मतलब उनकी मिक्स आधी ऑयली होती है, आधी ड्राई होती है। तो ओके, वो अकॉर्डिंगली अपना स्किन जैसे कि वो एक अगर उनकी ज़्यादा कॉम्बिनेशन में मतलब ऑयली है कंपैरेटिवली ज़्यादा और हुँ, ड्राई कम है, तो वो एक ऑयली वाला जो फेस वॉश है, जो फ़ोम बेस्ड फेस वॉश है हुँ, वो यूज़ करके और एक थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। मतलब उनको थोड़ा मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। ओके। सो देख जैसे कि लड़के लोग होते हैं, जो मेन होते हैं, वो ज़्यादातर ना अपने स्किन केयर पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन लेटर ऑन फिर उनको दिक्कत आने लगती है अपने स्किन तो आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कि इतनी बिज़ी रूटीन में बहुत ज़्यादा हर एक इंसान बिज़ी होता है, वो किस तरीके से अपने लाइक इसको ठीक कर सके? आई थिंक विद मेन सिर्फ ये चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि उनको ज़्यादा स्टेप्स नहीं चाहिए स्किन केयर में। उनको चाहिए हुँ, कि बस मुँह धो, क्रीम लगाओ और बस हुँ, निकल जाओ। तो बेस्ट है कि आप एक सनस्क्रीन यूज़ करो, हुँ, मिनिमम। हुँ। एक फेस वॉश और एक सनस्क्रीन अच्छा सनस्क्रीन रखो। कौन-सी वाली रिकमेंड करोगे? क्योंकि सनस्क्रीन हमारी जो स्किन है उसके लिए जाता है एसपीएफ 50 हुँ, विद अ पीए फैक्टर ऑफ 4+, ठीक है? हुँ। अगर आप कोई सनस्क्रीन का बॉटल देखोगे उस पे एसपीएफ लिखा होता है 30 एंड अबव हम तो यूज़ ये कर फेक सकते भी तो हैं। मिलती होंगी? फेक हाँ, क्यों नहीं मिलती है? तभी हम बोलते हैं ना मेडिकेटेड अच्छा सनस्क्रीन्स यूज़ करो। जो मेडिकेटेड से मेडिकेटेड ब्रांड्स की आती है ना वही, हुँ, वो मेडिकल रेगुलराइज़्ड शॉप होती है, से आपको मेडिकल शॉप से हाँ, ओके, कहीं भी। आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाती है, हाँ, मेडिकेटेड अमेज़न पे ब्रांड्स होते हैं ना, जी, तो वो उनकी लो, ठीक हुँ, है? और जो पीए फैक्टर है वो होना चाहिए 4+, मतलब 2+, उसके नीचे प्लसेस बने हुँ, हुँ, होते हुँ। हैं। सो अगर वो 2+ एंड अबव है यानी कि पीएच वैल्यू की बात कर नहीं, रहे हो? पीएच नहीं होता है, वो पी पीए फैक्टर होता है। पीए फैक्टर पीए फैक्टर होता है, ओके, यूवीए रेज़ के लिए, ठीक ठीक है? है। सो पीए फैक्टर नीचे लिखा होता है, वो हुँ, प्लस या ये वो और काफ़ी जगह लिखा होता है हाइब्रिड्स का हुँ, सनस्क्रीन, आईआर रेज़ ये सब हुँ, भी लिखा होता है, ब्लू ब्लू लाइट ये सब लिखा होता है, तो वो वाली सनस्क्रीन अच्छी होती है, हाई प्रोटेक्शन सनस्क्रीन्स होती हुँ। हैं।
और लड़कों में एक चीज़ और देखी गई है ज़्यादातर कि ना उनका हेयर फॉल बहुत हो रहा है। हुँ, हुँ, इवन गर्ल्स में भी होता है बट लड़कों में मतलब जल्दी उनके बाल निकल रहे हैं और ये भी एक स्ट्रेस आ गया कि यार अब क्या करेंगे? ठीक है, टच वुड मेरे सही है। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि कैसे उसको ठीक किया जाएगा? हेयर फॉल का देखो सबसे पहला इश्यू जो होता है वो जेनेटिक होता है, यानी कि अगर हुँ, आपकी फैमिली में रन करता है तो हुँ, होगा। और लड़के और लड़कियों को बराबर है। ऐसा हुँ, नहीं है कि ज़्यादा कम दोनों का, में। दोनों को है, दोनों बहुत हुँ, कॉमन है ये। इसमें आपका हार्मोनल इश्यूज़ भी आते हैं। डाइट बहुत मैटर करती है, हुँ, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, लो हीमोग्लोबिन है, विटामिन डी लो है, हुँ, बी12 कम है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उसमें भी होता है। थायरॉइड की प्रॉब्लम अगर हुँ, वगैरह हो तो उसकी वजह से भी होता है। बहुत लोग कुछ मेडिसिन्स लेते हैं, अ, उनकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। हुँ, तो पहले तो हेयर फॉल का रीज़न देखना पड़ता है और आता है स्कैल्प इन्फेक्शंस, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, स्कैल्प के ऊपर एक्ने का इश्यू है, यानी कि वो फिंसी वगैरह रहती है हुँ, या स्कैल्प सेंसिटिव है, तो हुँ। भी हेयर कलरिंग बहुत बार होना, हेयर स्टाइलिंग बहुत बार होना, जेल्स अच्छा, लगाना, वो अपना अच्छा ब्लो ड्राई वगैरह करना उस तरीके से। ब्लो तो ड्राई नहीं करना चाहिए? रेगुलरली तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके ना बालों का जो क्यूटिकल होता है ना उसको वीक कर देता है। बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर हुँ, होती है, हुँ। उसको वीक कर देता है, तो ब्रेकेज या हेयर फॉलिकल का ज़्यादा वो प्रॉब्लम रहती है। साथ और में वैक्स वगैरह का अप्लाई करना चाहिए? स्प्रे जनरली वैक्स? तो नहीं करना चाहिए फ्रैंकली, लेकिन बहुत लोग मुझे पता है कि हर दिन करते हैं, हाँ। स्पेशली जो ये 20s में होते हैं ना अर्ली, हुँ। जो यंग बॉयज़ हैं हमारे वो करते हैं। लेकिन इसका हम तो ऊपर-ऊपर करते हैं, वैक्स तो ऊपर लगती है, जड़ों में तो जाती नहीं है। नहीं, 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 आपका नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका बालों का एक तरीका होता है, गिरने का भी ना, फ़ॉल हुँ, करने का भी एक तरीका होता है। तो जब आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, तो आपका फॉलिकल तो वीक रहेगा ना, सीधा खड़ा रहेगा। तो हुँ। वो एक वीकनेस वगैरह तो रहती है। अच्छा। दूसरा जो अब जब आप प्रोडक्ट इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो, अभी वो असर नहीं करेगा, अभी तो हुँ, कुछ भी नहीं है, अभी तो आपकी स्किन भी अच्छी है, आपके बाल भी अच्छे हैं, आप यंग हो, तो वो है। लेकिन जब आप थोड़ा-सा एज करते हो, तो आपका हेयर फॉलिकल भी तो वीक हो जाता है ना, हुँ, आफ्टर अ सर्टेन एज। तब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। तो उसकी वजह से ये ऐड ऑन कर सकता है टू हेयर फॉल। और ओके। आपका स्ट्रेस लेवल्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है? जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आपको बहुत बाल झड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब बीमार होते हैं, उनको जॉन्डिस हो गया या उनको चिकनगुनिया हो गया या ये मलेरिया हो गया या हुँ, कुछ, और उसके बाद बहुत बाल झड़ते हैं। दिस इज़ बिकॉज़ आपकी बॉडी जो है वो एक फिज़िकल स्ट्रेस के अंदर जाती है। तो हुँ, उस टाइम पे बॉडी में कुछ इसी तरीके के हार्मोन्स बनते हैं कि बाल ज़रूरी नहीं होते उस टाइम पे, ठीक है? हुँ, आपकी बॉडी ऐसे सिग्नल देती है कि अभी अच्छे दिखना ज़रूरी नहीं है, तो स्ट्रेस में हमेशा कुछ इस तरीके के हार्मोन्स बनते हैं जिसकी वज़ह से हेयर फॉल भी होता है। ओके। सो वुमेन्स की बात करें या गर्ल्स की बात करें, वो बहुत ज़्यादा मेकअप करती है आज के टाइम पे क्योंकि हमने देखा कि अगर हम उनको बिना मेकअप के देख लें तब कुछ अलग दिखती हैं। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं और जब वो मेकअप कर लें, तो फिर एक अलग दिखती हैं। तो आपको क्या लगता है जिस तरह की वो ये सब मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसका भी तो स्किन पे बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं साइड हुँ, इफ़ेक्ट पड़ता ही हुँ, होगा। हुँ, तो हुँ। उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? क्या उनको सच में उतना मेकअप करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए? अच्छा, देखो मेकअप पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जितनी हमारी मेल सोसाइटी है वो बिल्कुल एंटी मेकअप नहीं, हुई हुई है। एंटी नहीं है, हम बता रहे हैं कि हम उसको जब देखते हैं ना, उनको देखते हैं। हुँ, मतलब हुँ। मान लो दिख गए गलती से तो तब अलग दिख रहे होंगे, पहचान में नहीं होंगे और बाद में तो एकदम टोटली अलग हो जाते हैं। सी मेकअप का ट्रेंड हमेशा से ही था, हुँ, ऐसा कुछ रिसेंट लेकिन नहीं अब है। ज़्यादा हो गया है लेकिन सोशल नहीं, मीडिया नहीं, की वजह पहले से। अलग तरीके का होता था, अब अलग तरीके का है। हाँ, तो अब क्या रहता है कि अगर मेकअप डेफ़िनिटली आप कुछ भी चीज़, मैंने जैसे आपको बालों के लिए बोला, आप वैक्स लगाओगे या कुछ जेल लगाओगे, हर दिन लगाओगे तो हुँ, अफ़ेक्ट करेगा ना। सेम गोज़ फॉर मेकअप ऑल्सो, आप हर दिन लगा रहे हो, वो आपकी स्किन को डेफ़िनिटली अफ़ेक्ट करता है हुँ, क्योंकि मेकअप में कुछ इस तरीके के इंग्रीडिएंट्स डाले गए होते हैं, जैसे जो पिगमेंटेशन डाली होती है ना हुँ, स्किन को इवन टोन हुँ, हुँ, करने के लिए, और बाकी बहुत सारी चीज़ों में सिलिकॉन डाला होता है। जो ये फाउंडेशंस आती हैं वो इस तरीके की बनाई गई होती हैं कि बिल्कुल आपकी स्किन इवन टोन दिखे, लेकिन वो आपकी स्किन को अफ़ेक्ट करता है। हुँ, दूसरी चीज़ होती है कि अगर मेकअप को अच्छे से क्लीन नहीं किया, ठीक है? उसको ढंग से रिमूव नहीं किया तो वो आपके पोर्स में चला जाएगा, हुँ, ठीक है? तो उसकी वज़ह से आपको इन्फेक्शन या एक्ने वग़ैरह का चांस हो सकता है, स्किन पे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इसकी वज़ह से। हुँ, तो मेकअप करने में प्रॉब्लम नहीं है, पर मेकअप उतारना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है। हुँ, और हाँ, हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि आपका स्किन जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि नेचुरली अच्छी लगे। लेकिन हाँ, जो हम मेकअप करते हैं जैसे कि अ, आप अपने बेसिकली कुछ फीचर्स हैं जिनको हाइलाइट करते हो। जैसे आप आईलाइनर लगाते हो हुँ, या कुछ लगाते हो, वो बेसिक होता है क्योंकि आप फीचर्स को हाइलाइट कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी पूरी स्किन टोन को चेंज कर रहे हो, यानी कि फाउंडेशंस लगा रहे हो, कुछ इस तरह की क्रीम्स यूज़ हो रही हैं या हेवी क्रीम्स यूज़ हो रही हैं वो स्किन को इवन टोन रखने के हुँ, लिए, और वो हर दिन यूज़ हो रहे हैं,
6 से 8-8 घंटे के लिए, और उसके नीचे कोई सनस्क्रीन नहीं लगाया जा रहा है, कोई स्किन को प्रोटेक्शन के लिए कोई मॉइस्चराइजर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, हुँ। तो वो डेफ़िनेटली स्किन को अफ़ेक्ट करती है। आपको रैश हो सकता है, आपको एक्ने हो सकते हैं, पिगमेंटेशन भी हो सकती है। क्या हम स्किन कलर को ओवरकम कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं मतलब हाँ आपका जी, मतलब। स्किन कलर को हाँ, तरीके हैं चेंज करने के, बट मैं इतना खिलाफ। एडवोकेट नहीं करती हूँ कि स्किन कलर को चेंज करना चाहिए। रीज़न? पहले तो वो टेम्परेरी है, ओके। ठीक है, परमानेंट नहीं होता। हुँ, आती हैं उसके लिए कुछ मेडिसिन्स वगैरह आती हुँ, हैं जिनको इंट्रावेनस दिया जाता है, यानी कि ड्रिप के फॉर्म में दिया जाता है। तो उससे आपका स्किन टोन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। मेरे को ये होता है कि जो आपको, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जो आपको दिया गया है, आप उसको बेटर करो, अच्छा ओके। करो, हेल्दी करो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रादर देन ट्राइंग टू अचीव समथिंग व्हिच इज़ नॉन अचीवेबल ना। हुँ, क्योंकि आप स्किन टोन को लाइट ज़रूर कर सकते हो, लेकिन वो टेम्परेरी है। आपको वो चीज़ हमेशा करते रहना पड़ेगा। अगर मान के चलो एक बार ट्रीटमेंट कराया है मैंने, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह लिए, जो भी है, वो कितनी देर तक रहता है फिर मुझे 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन मतलब सिंगल इंजेक्शन, यस, सिंगल सिंगल इंजेक्शन। इंजेक्शन, तो उसको रिपीट किया जाता उसको है। रिपीट किया जाता है। यस, तो यस। उसका फिर साइड इफ़ेक्ट भी तो होता होगा कोई बॉडी साइड में? इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है? मतलब जो आप विटामिन्स ले रहे हो, उसी का हाई डोज़ दिया जाता है, तो वो क्या करता है, वो उसका एक एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वज़ह से हुँ, आपकी स्किन ग्लो करती है, हुँ, वाटर हाइड्रेशन स्किन के अंदर बढ़ जाती है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट ये थोड़ा शॉर्ट लिव्ड है। सो कोई भी चीज़ जो थोड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, वो आप कितनी देर करोगे? सो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हमारे पास भी आती हैं, जो बोलती हैं कि स्किन लाइटनिंग क्रीम बता दो, गोरे होने वाली क्रीम बता दो, तभी तो इतनी देर तक ये व्हाइटनिंग जो इंडस्ट्री थी, वो चली। तो जो ये बोलते हैं कि फेयर एंड हुँ। लवली लगा लो, जो भी क्रीम अब है, या उन्होंने ये नाम लगाओ, चेंज किया ना। ये वो करो, गोरे हो जाओगे इससे, हाँ, हाँ, हाँ। सी या उनमें ना फेयर एंड उसमें हैंडसम। उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स होते थे, ठीक है? हुँ, इस तरीके की क्रीम सिर्फ फेयर एंड लवली को हम अकेला ब्रांड को नहीं बोल नहीं सकते। हम इस जस्ट बात तरीके कर की रहे हैं। बहुत सारी क्रीम्स थी जो कि मार्केट में चल रही थी। हुँ, आप आज भी केमिस्ट के पास जाओ, वो आपको एक क्रीम दे देगा, बोलेगा हाँ, ये लगा लो, इससे दाग निकल जाएँगे एकदम से। हुँ, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें पहले भी थी, जिन लोगों ने उसको फिर फुल फेस भी लगाया है। तो आइडियली ये चीज़ ना अचीव नहीं हो सकती। ये आप बहुत देर तक इसके साथ चल नहीं पाओगे। तो इसीलिए उन्हीं चीज़ों के ऊपर रहना चाहिए जो आप अटेन कर सको। जैसे ऐसा नहीं है, बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास भी आती हैं, जो बोलती हैं कि हमें अपना स्किन टोन ना डार्क है उसको लाइट करना है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। पहले तो ये ट्रीटमेंट्स कॉस्टली है आते हैं, ठीक है? हुँ, और उसके बाद उनको आप कितनी देर करोगे? साल 2 साल करोगे, सारे पैसे तो इसी में चले जाएँगे, हुँ, ठीक है? तीसरी चीज़, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको आपकी पर्सनैलिटी से आना चाहिए। आई नो इट इज़ वेरी ईज़ी फॉर मी टू से, लेकिन जिन लोगों के साथ हो रहा होता है, उनको ज़्यादा पता होता है। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम स्किन की बात कर रहे होते हैं ना, तो हुँ, जो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो हुँ, ज़्यादा बड़ा है। तो हमें उसको करेक्ट करना चाहिए। अगर हम किसी को, आपने देखा होगा, आपके कुछ दोस्त होंगे, लोग उनको चिढ़ाते हैं उनके रंग के ऊपर। हुँ। किसी का थोड़ा सांवला रंग है तो उसको कुछ और नाम दिया जाता है, ठीक है? उसको कुछ बोलते हैं, यार तू तो बहुत काला दिख रहा है, या इस तरीके की बातें। तो आई थिंक वो जो एज़ अ सोसाइटी ना, अगर हम माइंडसेट चेंज कर दें ना, तो हुँ, इस तरीके की जो ये इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, व्हाइटनिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह, वो चलेंगी ही नहीं, बट आप तो दिस इज़ हाउ धंधा इट बंद इज़। करवा दोगे। ठीक है। बट इसी तरीके का है। तो मेरी अपनी, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम लोग जो अचीवेबल है ना, उसको अटेन करने की कोशिश करते हैं। हुँ, आई आई नेवर एडवोकेट फॉर, ऐसा नहीं है कि हम ये ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हुँ, हम करते हैं, लेकिन ये जैसे उनके लिए किया जाता है जिनकी शादी है, तो उस टाइम पे थोड़ा ग्लो चाहिए। तो वो एक अपना अपना कोई ट्रीटमेंट कराते हैं जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा ग्लो आ जाता है, या कुछ और। ये उनके लिए भी किया जाता है जो कि क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं, या जिनको स्मोकिंग का बहुत है ना, जो बहुत ज़्यादा अच्छा, स्मोक करते 1 हैं। सेकंड मैं आपको रोकता हूँ। जो स्मोक करते हैं और जो ड्रिंक पीते हैं या किसी भी तरीके का सब्स्टिट्यूट वो ले रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट करता है स्किन को? हाँ, ऑफ़ कोर्स करता है। स्मोकिंग की वज़ह से आपके लिप्स डार्क होते हैं, आपकी स्किन डार्क होती है, हुँ, ठीक है? और आपका जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो भी लो होती है। अल्कोहलिज़्म की वज़ह से भी आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, तो उसकी वज़ह से भी पिगमेंटेशन आता है, बट कंपैरेटिवली स्मोकिंग की वज़ह से ज़्यादा आता है। ओके। अल्कोहल अगर हम कम मात्रा में लें, मान के चलो वन्स इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, तो उससे मतलब कहीं न कहीं स्किन हेल्प तो पे वो मिलती है। उतना इफ़ेक्ट नहीं करता, लिवर पे ही जो डैमेज होता है। और दूसरा ये होता है कि अगर किसी को एक्ने का इश्यू है, तो उसका थोड़ा एग्रवेट हो जाता है बिकॉज़ ऑफ अल्कोहल। तो उनको पीना चाहिए मतलब। नहीं, कम एग्रवेट होता है, बढ़ अच्छा, जाता है। बढ़ जाता है हाँ, फिर, हाँ, हाँ, ठीक नहीं होता तो है। नहीं पीना चाहिए मतलब। नहीं पीना चाहिए, हाँ। ठीक है, ओके। सो कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हो यंगर जनरेशन को स्किन के रिलेटेड, तो बताइए? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ट्रेंड्स को फ़ॉलो मत करो। हुँ, बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन, जो हमारी जो सेइंग थी कि हुँ, आप सबसे पहले अपने साथ कॉन्फिडेंट हो जाओ, बाकी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जैसे कि इफ यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग, कि आपका एक्ने का इश्यू है, स्कार की प्रॉब्लम है, ठीक है? या
स्किन टोन का इशू है, अनइवन स्किन टोन है या कुछ है, तो उसके उसके ट्रीटमेंट्स जो हैं करना बेटर है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों को अचीव करने का सोच रहे हो जस्ट बिकॉज़ आपको सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो गया है या वो फ़िल्टर्स वगैरह दिख रहे हैं, सो आई वुड नॉट से कि दैट इज़ राइट, बिकॉज़ वो काफ़ी देर तक आप ना फ़ॉलो नहीं कर पाओगे। सो ओके, बी कॉन्फिडेंट विद योरसेल्फ, एंड अगर आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा है और आप मेंटली आप मेंटली एट पीस हो, तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करती है। ओके। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली कि हम अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रखें, इसके बाद बस स्किन को और बेटर कैसे बनाएँ, खूबसूरत कैसे दिखें, क्योंकि खूबसूरत दिखना बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि जब आप किसी से मिलते हो, तो अगर बंदा खूबसूरत है तो कहीं न कहीं मन वहीं पे अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि हम अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो हुँ, अच्छा हुँ, फ़ील हुँ। होगा। वही अगर हमारे फेस पे रिंकल्स या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो तो लगता है कि थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ ही जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी सीखने को मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, आपने हमें टाइम दिया और उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी ऑडियंस को कोई भी क्वेश्चंस होंगे या उनको स्किन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो डेफ़िनेटली आप तक भी रीच आउट करेंगे। आपको कुछ और बताना तो बता सकते हो मैम। थैंक यू सो मच आज के इस पॉडकास्ट के लिए। इनफैक्ट हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की और बहुत अच्छा गया। अगर किसी को किसी भी तरीके की हुँ, ट्रीटमेंट्स चाहिए स्किन, हेयर के रिलेटेड या बॉडी के भी हुँ, रिलेटेड, तो हमारा अपना क्लिनिक है। मेरा एक क्लिनिक है अंडर द नेम ऑफ पीएस बॉडी स्किन एंड हुँ, हेयर क्लिनिक बाय डॉक्टर पल्की शर्मा। हुँ, मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में 7 साल से ऊपर का है अब, और इसके साथ में जो मेरा अपना क्लिनिक है वो मैं रन कर रही हूँ फ्रॉम पास्ट 3 एंड अ हाफ ईयर्स, हुँ। जिस पे हमारे पास यूएस एफडीए अप्रूव्ड और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वी आर देयर टू हेल्प यू। हमारा एड्रेस है 100 एडी गांधीनगर, और फ़ोन नंबर तो आप फ्लैश कर देंगे। हाँ, ज़रूर। जिसको भी स्किन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये लग रहा है कि हम खूबसूरत नहीं दिख रहे, तो मैम के पास जाओ, मैम आपको अपनी तरह खूबसूरत बना देंगे और बाकी जाइए और थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय करा होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें किन चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा, वो भी आप हमें सजेशन में बता सकते हो कमेंट के ज़रिए। हम उन सभी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। इसके साथ-साथ आप क्या चाहते हैं कि हम किस तरह के गेस्ट को अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में ब बुलाएँ? इससे हमें हेल्प मिलेगी कि आपको किस तरह की नॉलेज चाहिए, हम उसी तरह के गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में बुलाएँगे। बाकी इस पूरे के पूरे एपिसोड को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर कर सकते हो। कोई भी चीज़ अच्छी लगी होगी तो उसकी स्टोरी ज़रूर डालिएगा इंस्टाग्राम पे और रॉ हिट टॉक्स को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।